ओके, हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सी प्लेटफॉर्म। एक बार जल्दी से मुझे जो है ऑडियो वीडियो चेक देंगे। एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल? यस, कम ऑन गाइस, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार मुझे ऑडियो वीडियो चेक दीजिए। ओके डन, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है लाइव। डन, ओके। आइए, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम हमारे इस सेशन में हमारे सीए इंटर न्यू सिलेबस के लिए, चाहे आपका एग्जाम अब कभी भी हो, अपकमिंग कोई भी अटेम्प्ट हो, आप इस सेशन को देख सकते हैं फॉर रिवाइजिंग एफएम चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड डिसीजंस। हम इस सेशन में जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के साथ साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके पढ़ाई में, राइट। दोस्तों आप हमारे अल्टीमेट सीए के फाउंडेशन सीए इंटर की टीम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वी हैव द होल लाइन अप, सारे सब्जेक्ट्स जो है सी इंटर के अल्टीमेट सीए से आप बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, राइट। सो आइए बढ़ते हैं आगे। एंड अगर आपको मुझसे पढ़ के अच्छा लगता है, अपने जूनियर्स को जरूर बताएं कि आगे जाके एफएमएसएम जो है वो अल्टीमेट सीए से मुझसे पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए तो आएंगे जल्दी से, अब हम शुरू करते हैं। एफएम चैप्टर नंबर 8 आ जाइए। तो चैप्टर नंबर 8 जो है पेज नंबर 8.1 पे आ जाना है। ये पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है ना, तो आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ओके आइए इधर। सो पेज नंबर 8.1 पे आपको आ जाना है जल्दी से एफएम ब्रह्मास्त्र में। आइए, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं हमारे इस चैप्टर में, है ना, सबसे पहली बात आती क्या है। चलिए थोड़ा सा मैं हमारे हैंड रिटन नोट्स भी यूज़ कर लेता हूँ साथ ही साथ, ठीक है। तो हमारे एफएम हैंड रिटन नोट्स ये क्लासेस में मैं स्टूडेंट्स को लिखवाता हूँ, ठीक है ना, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको ब्रह्मास्त्र के अलावा कुछ नोट्स चाहिए जिसमें कॉन्सेप्ट्स लिखे हो, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हो, तो ऐसे अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप एफ एम हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ओके आइए, ठीक है। तो एफ एम चैप्टर 8 की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली बात आती है कि देखो हम एफ एम में पढ़ते हैं रिगार्डिंग द 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है ना। पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बोलता है कि जब मैंने मेरे बिजनेस को शुरू किया तो अब बिजनेस चलाने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा और वो पैसा कहाँ से लेके आओ, कौन से सोर्स से, कितना पैसा इक्विटी से, कितना डेट से, कितना प्रेफरेंस शेयर से, एटसेट्रा। सो पैसा कितना लगेगा एंड कहाँ से लेके आओ, ये बात आती है फाइनेंसिंग डिसीजन की। देन नेक्स्ट बात आती है कि जब हमें धंधे में पैसा मिल जाता है, राइट, तो अब उन पैसों को मुझे कहाँ लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट्स में लगाना है, कौन से एसेट्स में लगाना है, ये बातें आती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। एंड अब इसके बाद जो है समझो मैंने एसेट्स वगैरह खरीद लिया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा लिया, उसके बाद मैं गुड सर्विस बनाऊंगा, उसे बेचूंगा, इससे पैसा कमाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। सारे खर्चे करने के बाद जो फाइनली प्रॉफिट बचेगा, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बताइए, आफ्टर टैक्स हो गया। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड पहले माइनस कर दो। अब जो प्रॉफिट बचता है इसे बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो सारे खर्चे माइनस करने के बाद, टैक्सेस वगैरह देने के बाद क्या बचता है, पैट। पैट में अब माइनस करो प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना, और अब जो बचता है इसे बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब सवाल उठता है कि इसमें से मुझे, इस अमाउंट में से मुझे जो है कितना डिविडेंड बांटना चाहिए और कितना रिटर्न करना चाहिए, यही होता है डिविडेंड डिसीजन, है ना। बोलते हैं डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। मतलब हम जब यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड की बातें नहीं करते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड में डिसाइड क्या करना है, अरे ढोकले छोले भटूरे, प्रेफरेंस डिविडेंड तो फिक्स रेट से होता है ना, तो इसमें डिसाइड करने वाली कोई बात ही नहीं है, राइट। इसमें डिसाइड करने वाली कोई बात नहीं। प्रेफरेंस में, इक्विटी के केस में डिसाइड करना होता है कि कितना डिविडेंड देना है, राइट। तो यहां पे जब डिविडेंड डिसीजन की बात करें तो इक्विटी डिविडेंड की बात करें, ठीक है ना। बोलते हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड हाउ मच शुड बी रिटेन इन द कंपनी, कितना पैसा रिटेन करके रखना है ताकि फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम वो पैसों को यूज कर सके। तो यही होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन, ठीक है ना। अब इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो है आपका थेरीज ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की थेरी होती है। पहला होता है इररेलेवेंस थेरी, दूसरा है रेलेवेंस थेरी, तीसरा है ट्रेडिशनल थेरी। इररेलेवेंस थेरी बोलता है कि डिविडेंड डिसीजन जो है वो इररेलेवेंट है। मतलब कि बोलते हैं कि देखो हम एफएम में पढ़ते क्या है, बोलते हैं एफएम को फॉलो करना, एफएम सब्जेक्ट की क्या जरूरत है बिजनेस में। बोलते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द कंपनी, है ना। हमें जो है हमारे शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। और ये कब होता है, ये तब होगा जब हमारे कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। हमारे कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ी मतलब हमारा जो इक्विटी शेयर जो है उसका मार्केट प्राइस अगर बढ़ेगा तो इससे हमारे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, करेक्ट।
तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द मार्केट प्राइस पर शेयर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, राइट। अब ये जो इररेलेवेंस थ्योरी जो है डिविडेंड की, ये बोलती है, यहां पे लोगों का ये मानना था कि आप डिविडेंड चाहे बांटो या ना बांटो, कितना भी बांटो, आपके कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो जो है वही का वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। बोलते हैं इररेलेवेंस थ्योरी वालों का मानना था कि डिविडेंड डिसीजंस आर इररेलेवेंट वेदर अ कंपनी पेस अ डिविडेंड और नॉट, है ना, वो मैटर नहीं करेगा, कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर जो पहले था बाद में भी वही रहेगा। तो इसके अंतर्गत एक थ्योरी आती है जो है एमएम अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ये जो है एफएम चैप्टर 5 में भी पढ़ते हैं, वो सेम एमएम है, वो भी एमएम लोग वही है, पर वहां पे जो थ्योरी वो कुछ अलग चीज की है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर की है। यहाँ पे एमएम अप्रोच कौन सा वाला है, ये एमएम वालों की थ्योरी है डिविडेंड डिसीजन के लिए, ठीक है। अगली बात आती है इररेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरी वाले बोलते हैं कि भाई तुम इररेलेवेंस, सॉरी, अगला आता है रेलेवेंस थ्योरी। हाँ, ये बोलते हैं कि डिविडेंड डिसीजन रेलेवेंट है, मतलब तुम डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे, कितने वैल्यू का डिविडेंड तुम दोगे, इससे आपके कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर अफेक्ट होता है। तो इन लोगों का मानना था कि एमपीएस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड। इसमें दो थ्योरी आती है, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। एंड फाइनली ट्रेडिशनल थ्योरी में दो है, लिंटर्स मॉडल, ग्राहम एंड नॉड मॉडल। वैसे इंस्टीट्यूट ने इसको टेक्स्ट से हटा दिया है आपके स्टडी मटेरियल में, लेकिन फिर भी इस पे कुछ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, इसलिए हम ये भी क्लासेस में आपको करवाते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। बोलते हैं सर एसएम का रिवीजन आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा, मैंने आपको बताया था। जैसे हमने यहाँ पे एफएम के ब्रह्मास्त्र नोट्स बनाए हैं, वैसे ही एसएम के भी ब्रह्मास्त्र नोट्स बन रहे हैं। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है हम एसएम के भी मैराथन के साथ आ जाएंगे। थोड़ा सा मुझे उसके लिए समय चाहिए, अभी एक्चुअली बहुत मल्टीपल बैचेस हमारे ऑलरेडी चल रही है। मुझे सीए फाउंडेशन में भी मुझे कुछ न्यू नोट्स बनाने थे, वो काम था। सीए इंटर में भी एग्जिस्टिंग बैच में मैंने कुछ चेंजेस किए थे, तो वो वाले जो है मतलब उसमें मुझे कुछ काम था। अलग से सी इंटर के नए बैच के लिए मुझे कुछ चीज़ें करनी थी, वो है। और फिर अलग से आपके लिए ऐसे मैराथन लेना है। फिर हमें सीए फाउंडेशन का भी मेरा इकोनॉमिक्स का मैराथन चल रहा है, उसका एमसीक्यू का बैच चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एसएम का नहीं लेंगे, एसएम का भी बिल्कुल लेंगे, पर उसमें जो लेवल का मैं आपके लिए लेना चाहता हूँ उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका अपडेट दे दूंगा। चलिए वापस आइए। अब यस, तो टेलीग्राम पे आप सर्च करना @CAMV सर, तो आपको मेरा जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, यहाँ पे अपडेट आ जाएगा, ठीक है। वापस आइए। अब बात ये आती है, ओके, तो अब हमें शुरू करना है इररिलेवेंस थ्योरी का ये एमएम अप्रोच से। एकदम सिंपल पॉइंट है, एमएम अप्रोच में जब सवाल आते हैं तो सॉल्व कैसे करना है, दैट्स इट, हमें बस यही देखना है। इसमें ज्यादा टाइम पास इधर उधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आइए इधर, तो अब अगर मैं बात करूं आपके साथ एमएम अप्रोच, ठीक है ना। अब ये जो एमएम अप्रोच वाले जो है ना, वो कुछ तो भी चीजें बोलते हैं। वो ना पहले अपने कुछ उनके अजम्पशंस वगैरह होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना, एज इन मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर अभी अभी रिवीजन में इसका कोई काम नहीं, ठीक है ना। हाँ, एमएम अप्रोच वाले बस क्या बोलते हैं कि तुम जो है कितना कितना पैसा कमाते हो, कितना तुम्हारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से तुम कितना डिविडेंड बांटोगे कितना नहीं बांटोगे वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो एमएम वाले का बोलना है कि डिविडेंड बांटो या ना बांटो, शेयर प्राइस जो है वो अफेक्ट होगा नहीं डिविडेंड से। ओके, तो इसके लिए आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम डायरेक्ट वो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन 1 आइए इधर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलस्ट्रेशन 1 जो है, ध्यान दीजिए, बोलते हैं AB इंजीनियरिंग, ठीक है ना, बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। तो यहाँ पे जब कैपिटलाइजेशन रेट की बात कर रहा है, एक्चुअली वो KE की बात कर रहा है, किसकी बताइए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। ओके, बोलते हैं इट करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स। इसको जो है बेटा डिनोट करते हैं N से, N स्मॉल n, कि करंट आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 10,000, है ना। जिसका आज का प्राइस क्या है, आज का प्राइस है 100 रुपए, इसे बोलते हैं P0, है ना, इसे क्या बोलते हैं P0। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग, मतलब फर्म सोच रहा है, ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज, है ना, पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में ये सोच रहे हैं कि हम डिविडेंड बांटेंगे 5 रुपए का, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड का डिविडेंड है, तो इसे D1 बोलते हैं। आगे बढ़े, इट एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 1 लाख, हमारे 1 लाख की पूरी इनकम होगी साल भर में, इसे ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई, है ना, मतलब कि अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स होंगी 1 लाख। एंड फर्स्ट ईयर के एंड में जो है हमें 2 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स है या कुछ नए मशीनरीज है, कुछ मुझे खरीदनी होगी, उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए फर्स्ट ईयर के एंड में। तो ये इसको हम डिनोट करेंगे आई से, कि कितना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मुझे चाहिए, 2 लाख रुपए।
तो अब आपको बताना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड एंड व्हेन डिविडेंड्स आर पेड। सर यहाँ पे कहीं पे भी एमएम की तो बात लिखी नहीं, पर बेटा जैसा डेटा दिया है वो एमएम वाले के लिए वो क्या बताए, वो संकेत दे रहा है कि आपको एमएम अप्रोच ही फॉलो करना है। एमएम अप्रोच में ही हम इस प्रकार से कैलकुलेशंस करते हैं, उसी में ये पूरा डेटा हमें काम का होता है। ठीक है, आइए तो ये क्या है, एमएम अप्रोच से हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा अगर डिविडेंड में पे ना करूं और अगर डिविडेंड पे करूं तो। ठीक है, आइए तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे पहले डेटा को मैंने ऐसे टाइमलाइन के फॉर्मेट में लिख दिया। सर एग्जाम में ऐसा ये लिखना जरूरी है, इस पे कोई मार्क्स नहीं मिलते, पर अगर आप ऐसा लिख लेते हैं तो आपको ही सॉल्व करने में हेल्प होती है। ठीक है, तो मैंने टाइमलाइन बनाई है, यहाँ पे लिखा है 0 ईयर 0 मतलब कि आज, ठीक है ना, टाइम 0 मतलब कि आज। तो आज नंबर ऑफ अपने आउटस्टैंडिंग शेयर है 10,000, आज की प्राइस है शेयर की 100 रुपए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है 10%, कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है। सर कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रेट तो केओ होना चाहिए, है ना। अब देखो ये कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बातें की है क्या, नहीं। क्या डेट की कोई बात की है क्या, नहीं। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल वाला ही पैसा है, तो इसे बोलते हैं ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। तो इस कंपनी में जब ये बाकी चीजें है ही नहीं, तो जो आपका ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू के, है ना। तो इसलिए इसको ही के यहाँ पे मानते हैं 10%। ओके, देन फर्स्ट ईयर के एंड में अर्निंग्स कितनी होगी 1 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कितना चाहिए 2 लाख रुपए, फर्स्ट ईयर के एंड में डिविडेंड कितना है 5 रुपए पर शेयर। अब हमें 2 केसेस लेने हैं, पहला केस हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे, दूसरा केस डिविडेंड पे करेंगे, दोनों केस में वैल्यू ऑफ फर्म क्या है वो निकालना है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब ध्यान दीजिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं वही करनी है, आंसर आ जाएगा। इस पे इंस्टीट्यूट बहुत बार सवाल पूछता है और ये 4 से 5 मार्क का सवाल आता है, एकदम फ्री के मार्क्स है, ठीक है ना, ये एकदम ही फ्री के मार्क्स है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखें, तो पहले लिखेंगे व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होता है आपको कैलकुलेट करना होता है प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अब ये कैसा आता है ध्यान दीजिए, बोलते हैं P1, है ना, प्लीज ध्यान दो, बोलते हैं P1 क्या होता है P0 इंटू 1 प्लस के ई माइनस D1। आई क्या बोला, बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो प्राइस होगा ना वो प्राइस का फॉर्मूला कैसा आएगा, बोलते हैं P1 विल बी P0 इंटू 1 प्लस के, है ना, P0 इंटू P1 कैसा है P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1। मतलब क्या है, बोलते देखो आपकी आज की जो प्राइस है इस प्राइस पे आप कम से कम 10% कमाना चाहेंगे, राइट। मतलब ऐसा सोचो कि 100 रुपए का आज मैंने शेयर खरीदा, मैं चाहता था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी 10% का रिटर्न कमाना। तो फर्स्ट ईयर के एंड में प्राइस क्या होनी चाहिए, मैं बोलूंगा भाई फर्स्ट ईयर में प्राइस क्या होनी चाहिए, देखो 100 रुपए पे 10% तो मुझे चाहिए थे, तो 100 रुपए प्लस 10% हो जाएगा 110 रुपए। बट इसमें से 5 रुपए का डिविडेंड जो है वो तो मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में मिलने ही वाला है, तो इसलिए मेरा P1 हो जाएगा 105। ये कब होगा, जब मैं डिविडेंड पे करूंगा। तो मैंने क्या किया, बोलते P1 कैसा आता है, आज के प्राइस को पहले क्या करना है, फर्स्ट ईयर के एंड पे फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाना है, मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस के रेस टू पावर 1 से, क्योंकि एक ही साल है ना। तो P0 इंटू 1 प्लस के माइनस कर देंगे D1, क्यों, क्योंकि ये तो पैसा मुझे मिल ही जाएगा। तो प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपका P1 ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे बढ़े तो बोलते हैं 100 इंटू 1 प्लस 0.10 माइनस 0, क्यों, फर्स्ट केस में अज्यूम करो डिविडेंड नहीं है, तो P1 कितना आ जाएगा पूरा 110 रुपए, राइट। अब हमने ये P1 क्यों निकाला, बोलते देखो हमें जो है ना फर्स्ट ईयर के एंड में 2 लाख रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है। अब मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में अर्निंग तो 1 लाख की है, अब इसमें से क्या मुझे कुछ डिविडेंड देना है क्या, अगर देना है तो वो माइनस करो, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा इस इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकता हूं, बट थोड़ा सा और पैसा लगेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस फंड रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। बोलते हैं अर्निंग से 1 लाख रुपए, डिविडेंड कितना है 0, करंट केस में डिविडेंड 0 है, तो मेरा रिटेन अर्निंग कितना होगा पूरा का पूरा 1 लाख। फर्स्ट ईयर के एंड में 1 लाख कमाया और मुझे फर्स्ट केस में तो डिविडेंड देना नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न अर्निंग पूरा का पूरा 1 लाख हो जाएगा। अब मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रुपया चाहिए था 2 लाख, तो इन्वेस्टमेंट के लिए 2 लाख चाहिए, पर मेरे पास रिटर्न करके 1 ही लाख बचा है, तो फिर अब क्या होगा, मुझे और एडिशनल 1 लाख रुपयों की जरूरत है। तो ये लाऊंगा कहां से, बोलते हैं एमएम अप्रोच में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जब भी हमें अब एडिशनल पैसों की जरूरत पड़े तो हम ये नए इक्विटी शेयर इशू करके ही लाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे 2 लाख चाहिए, जिसमें 1 लाख रिटर्न अर्निंग वाले यूज कर लूंगा, तो बाकी का 1 लाख कहां से लाऊं, बोले नए इक्विटी शेयर इशू करो। अब किस प्राइस पे इशू करोगे, बोलते हैं द प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर।
तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में P1 निकालना पड़ता है कि हमें जो एडिशनल पैसा लगेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, इन पैसों को किस प्राइस पे इशू करूं, वो निकालने के लिए हमें क्या P1 चाहिए। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट स्टेप में P1 निकाला, फिर निकाला कैलकुलेशन बैलेंस फंड रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट 1 लाख, फिर बोलूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड फॉर बैलेंस फंड। ये बैलेंस जो 1 लाख रुपए चाहिए थे, इसके लिए कितने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, बोलते हैं 1 लाख डिवाइडेड बाय बैलेंस फंड रिक्वायर्ड डिवाइड बाय P1, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में शेयर इशू कर रहा हो तो यहां का प्राइस लेना है। ठीक है, तो बोलते हैं 1 लाख अपॉन 110, तो एन आ जाएगा 909.09 शेयर्स। सर ऐसे 0.09 शेयर थोड़ी हो सकते हैं, हाँ नहीं हो सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। इसको हम आगे जब यूज करेंगे ना, तो N1 को जब आगे यूज करेंगे तो ये ऐसा फ्रैक्शन उसको ऐसे ही तरीके से लिखेंगे 1 लाख अपॉन 110, तो ये कट हो जाता है, वैसे भी मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो N1 आपका ही आगे बढ़े। अब लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। ध्यान दीजिए कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, मैंने डिविडेंड पे नहीं किया तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, बोले देखो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के एंड में जो भी वैल्यू आ रही है कंपनी के वो निकालो और उसको क्या करो, उसको आज के ऊपर लेके आ जाओ। मतलब हमें फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू निकालनी है एंड देन उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है आज का, ऐसा है ना, क्योंकि मैं जब कंपैरिजन करूंगा तो आज की वैल्यू से ही कंपेयर करूंगा ना, ऐसा। तो बोलते हैं फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी का वैल्यू क्या होगा, बोले देखो बोलते हैं हमारे पास एन मतलब 10,000 शेयर तो ऑलरेडी थे, मैंने इसमें अब और N1 जितने और शेयर इशू किए। अब ये दोनों शेयर की वैल्यू किस रेट से लूंगा मैं, दोनों शेयर की वैल्यू अब हो जाएगी P1 वाले रेट्स, ये सारे शेयर्स की वैल्यू अब P1 के हिसाब से हो गई है, राइट। अच्छा, मैंने साल भर में कुछ कमाया भी, अर्निंग्स 1 लाख रुपए, लेकिन साल भर में मतलब साल के एंड में मुझे जो है 2 लाख रुपए जो है गंवाने पड़े, 2 लाख रुपए गंवाने पड़े, उससे और एसेट अलग से खरीदने पड़े, है ना। तो मेरे पास नेट वैल्यू क्या बची कंपनी की फर्स्ट ईयर के एंड में, बोले ये। अब इसको ये है, ये इधर की वैल्यू है, तो इसको आज पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 + r⁻1 से। इसको डिवाइड कर देंगे 1 + k से, दैट्स इट, खत्म, यही तो फॉर्मूला है। बोलते हैं n + n1 इंटू P1 प्लस अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट। इसको डिवाइड कर दो 1 + k से, तो आपको आज के हमारी फर्म की आज की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब मैंने क्या बोला था कि N1 जब भी आगे यूज होगा ना, तो इसको यही वाले तरीके, ये इसको ही यूज करना है, ठीक है। जैसे देखो यहां पे बोलूंगा 10,000 प्लस 1 लाख अपॉन 110, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू सारे शेयर का वैल्यू 110 ही हो गया, ठीक है ना। देखो ये इसका वैल्यू भले ही ईयर 0 में 100 रुपए था, पर ईयर 1 के एंड में तो इसका भी वैल्यू P1 ही हो जाएगा ना, ऐसा, ठीक है। प्लस अर्निंग्स 1 लाख रुपए माइनस आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए, होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइडेड बाय 1 + 0.10। क्लियर। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 110 कट हो जाएगा, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो, बाद में ये कट हो जाएगा, और फिर फाइनली आपका आंसर क्या बचेगा 11 लाख अपन 1.1। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या आ जाएगा 10 लाख रुपए, दैट्स इट। तो वैल्यू ऑफ फर्म अगर मैं डिविडेंड पे नहीं करूं, अगर मैं डिविडेंड पे नहीं करूं तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा 10 लाख रुपए आज, ठीक है ना। अब यही चीज जो है, आइए केस 2, अगर समझो हम डिविडेंड पे कर देते तो फिर वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती, ऐसा बोलते हैं व्हेन डिविडेंड्स आर पेड। तो क्या करें, फिर से वो 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ P1, पहले P1 निकालो, कैसा आएगा, बोलते हैं P0 इंटू 1 + ke माइनस D1। तो 100 रुपए इंटू 1 + 0.10 है ना, मैं 10% लिखूं या 0.10 लिखूं, एक ही बात है, मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है ना। सो 100 रुपए इंटू 1 + 0.10 माइनस D1। तो D1 क्या है, अगर डिविडेंड पे किया तो कितना करूंगा 5 रुपए पर शेयर, ओके। तो मेरा यहां पे P1 आ जाएगा 105। अब निकालूंगा कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस फंड रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। बोलते देखो अर्निंग्स थी 1 लाख की, अब इस वाले एग्जांपल में या इस केस में क्या करने वाला हूं, डिविडेंड पे करने वाला हूं, ठीक है। मेरे पास, अच्छा मुझे बताओ, डिविडेंड जो है एग्जिस्टिंग शेयर्स पे ही दूंगा ना, नए शेयर जो इशू किए ही नहीं उस पर थोड़ी डिविडेंड दूंगा। एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे 10,000, हर शेयर पे कितना देने वाला हूं डिविडेंड 5 रुपए, तो 10,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा बताइए, कमान जल्दी। हाँ तो क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है ना। तो 1 लाख माइनस 50,000, तो आपका रिटर्न अर्निंग कितना बचा 50,000। मतलब कि अब कंपनी में चाहिए 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए, पर रिटर्न किया हुआ पैसा सिर्फ 50,000 ही है। मतलब एडिशनल फंड कितना चाहिए, 1.5 लाख रुपए चाहिए, जो नए इक्विटी इशू करके लेके आऊंगा। क्लियर है। अब ध्यान दो, बोलते हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड फॉर बैलेंस फंड रिक्वायर्ड, क्या बोलूंगा, बोलते हैं बैलेंस फंड डिवाइड बाय P1। बोलते हैं ये जो 1.5 लाख रुपए चाहिए ना, कैसे लो कंपनी में, इस रुपए पे शेयर्स को इशू करो और
शेयर्स लेके आ जाओ, ये पैसा आपको आ जाएगा, ठीक है। सो 1.5 लाख अपन 105 या 1428.57 नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे इस रेट से, तो 1.5 लाख रुपए कंपनी में और आ जाएंगे, राइट। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आता है, बोलते हैं n इंटू n प्लस n1 इंटू P1 प्लस अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइड बाय 1 प्लस k, दैट्स इट, है ना। तो सेम वही 10,000 शेयर प्लस 1.5 लाख अपॉन 105 यहां पे यूज करना इंटू 105, मतलब कि सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है फर्स्ट ईयर के एंड में, इसमें अर्निंग्स ऐड किया, इन्वेस्टमेंट माइनस किया, ये क्या मिल रहा है एक्चुअली मुझे, ये मिल रहा है कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, कि कंपनी का फर्स्ट ईयर के एंड का कैश फ्लो क्या है, उसको मैं अब आज के वैल्यू पे ला रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं 1 प्लस के से, यहां पे भी वैल्यू 10 लाख ही आनी है। बोलते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड कि एज पर एमएम अप्रोच वेदर अ कंपनी पेज डिविडेंड और नॉट द वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स द सेम। बस इतना ही आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। अच्छा, आप जो है ना, ये जो है ना, आप ये जो आपका 10 लाख आया ना वैल्यू, इधर 10 लाख आया, इधर भी 10 लाख आया, ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए है कि करंटली जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर से, तो n इंटू P0 करोगे ना, उससे भी आपको आज की वैल्यू ऑफ फर्म वैसे भी मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि हमने जो भी काम धाम किया उससे अगर समझो वैल्यू आती 12 लाख रुपए, इसका मतलब तुमने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है। जो तुमने अभी वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला यूज किया, राइट, उससे जो आंसर आया वो n इंटू P0 से इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि ये भी तो हमारे करंट वैल्यू ऑफ फर्म ही बता रहा है अभी, ऐसा, ठीक है, बस वही बोल रहा हूं। तो आप इसमें क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपको कभी डाउट हो तो, वैसे तो बहुत सिंपल चीज है, इसमें दिक्कत आती ही नहीं। अब सुनिए, एक चीज होती है बेटा वैल्यू ऑफ फर्म, और एक चीज होती है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। आप समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं, एक होता है, सुनिए, एक होता है वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है ना, एक होता है वैल्यू ऑफ फर्म और एक होता है वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये दोनों में अंतर है, तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसने वैल्यू ऑफ फर्म बोला तो बोलेंगे n प्लस n1 इंटू P1 प्लस अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि ये निकालो, ये आप समझे क्या, अगर ऐसा बोला कि ये निकालो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस n1 इंटू P1, दैट्स इट। तो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछते हैं कि शो दैट द वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी सेम। तो यहाँ पे वो P1 के बारे में नहीं पूछ रहा, सारे शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है फर्स्ट ईयर के एंड में वो बोल रहा है, तो वो होगा ही, आप समझेगा। तो ऐसा कंपाइलर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उसमें तो इतना ही निकाला, ये नहीं किया। अरे तो ढोकले चेक तो कर, वो बोल क्या रहा है आपको, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है उसने स्पेसिफिकली वैल्यू ऑफ फर्म बोला है, तो वैसे ही मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बोला, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में वो भी करके बताया, देखो मैंने इस क्वेश्चन में वो भी करके बताया है, अब चेक करो। देखो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर फर्स्ट केस में क्या होगा, n प्लस n1 इंटू P1, तो 10,000 प्लस ये इंटू 110, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आ रहा है 12 लाख रुपए फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में चेक करो आप, यहां पे भी सेम वही चीज हो रही है, n प्लस n1 इंटू P1, फिगर्स थोड़े यहां पे अलग होंगे लेकिन वैल्यू सेम ही आनी है 12 लाख, ठीक है। तो ध्यान दो, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बोला तो ये करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बोला फर्म, तो फिर आपको ये करना है। आई होप दिस इज क्लियर, क्या यहां तक बात क्लियर है? कम ऑन, जल्दी वीडियो को लाइक ठोकेंगे अगर यहां तक बात क्लियर है तो, ठीक है। तो यहां पे चेक करो क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिए। सो देखो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग व्हाट, फॉर सॉल्विंग एमएम अप्रोच क्वेश्चंस क्या है। पहले तो दो केसेस हमें लेने हैं, डिविडेंड्स आर नॉट पेड, डिविडेंड्स आर पेड, है ना। दोनों ही केसेस में सबसे पहले क्या करेंगे आप, यू विल कैलकुलेट द प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर P1, है ना, P0 इंटू 1 प्लस K माइनस D1। फिर अगला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ फंड्स या बैलेंस फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इसमें अर्निंग्स ले लो, इसमें से डिविडेंड माइनस करो तो रिटर्न अर्निंग मिलता है। फिर आप लिखेंगे टोटल कितना पैसा चाहिए था, तो टोटल जो पैसा चाहिए था माइनस आपके पास रिटर्न वाला जो पैसा है, तो जो बैलेंस बचा वो बैलेंस पैसा आप कहाँ से लाऊंगा, ये P1 वाले प्राइस पे इशू करूंगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, आगे बढ़े।
बोलते हैं बैलेंस और एडिशनल फंड्स टू बी रेज्ड बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, है ना। तो N1 कैसे निकलेगा बताओ। N1 निकलेगा बैलेंस फंड रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय P1, इससे N1 आ जाएगा। और फिर फाइनली वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे हम कैसे, N प्लस N1 इंटू P1 प्लस अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइड बाय 1 प्लस KE, दैट्स इट। तो ये हमें बस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट बात आती है, तो हमारा इररिलेवेंस थ्योरी जो खत्म हो गया, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसी में अब इधर उधर कुछ चीजें करेंगे। बात वही है, सॉल्व वैसे ही करना है, ठीक है। बस ध्यान देना है कौन से बात का, ये वाली बात का ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। चलिए वापस आइए, नेक्स्ट बात देखेंगे। अगली बात है रेलेवेंस थ्योरी। बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस आर रेलेवेंट, ठीक है ना। कब रेलेवेंट होता है प्लीज ध्यान दीजिए। डिविडेंड डिसीजंस आर व्हाट, रेलेवेंट। ध्यान दो, ऐसा बोला दो लोगों ने, एक था वॉल्टर एक था गॉर्डन, लेकिन दोनों के अजम्पशंस अलग अलग थे, इसलिए दोनों का फॉर्मूला भी अलग अलग है। वॉल्टर भाई साहब बोलते हैं कि उनके हिसाब से आप डिविडेंड कितना पे, जो भी पे करोगे या नहीं करोगे, उससे मार्केट प्राइस पर शेयर अफेक्ट होती है। वॉल्टर क्या करता है, डायरेक्टली आपको मार्केट प्राइस पर शेयर का ही फॉर्मूला दे देता है। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर। क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल, मतलब क्या, आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझिए प्लीज ध्यान दो। मतलब क्या, आप ऐसा समझो, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि वॉल्टर के हिसाब से प्राइस क्या होनी चाहिए, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंपनी ने आप एक कंपनी समझो रिलायंस ने डिविडेंड पे किया, समझो 50 रुपए पर शेयर रिलायंस ने डिविडेंड पे किया, करेक्ट। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को यूज किया वॉल्टर के मॉडल में और इसके हिसाब से प्राइस निकाली, मार्केट प्राइस पर शेयर, कौन सी, थ्योरेटिकल। अब इसके हिसाब से समझो प्राइस आई शेयर की, एग्जांपल 1600 रुपए, मतलब वॉल्टर के हिसाब से शेयर का प्राइस 1600 होना चाहिए। अब ये क्या है, ये बताता है कि क्या प्राइस होनी चाहिए अगर तुमने इतना डिविडेंड बांटा है तो, राइट। और अब समझो आपको क्या पता चला कि प्राइस 1600 होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में समझो एक्चुअल प्राइस जो है वो है 1200 रुपए, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत जाके शेयर खरीद लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी शेयर अंडर वैल्यूड है। जिस शेयर की वैल्यू 1600 होनी चाहिए थी वॉल्टर के हिसाब से, वही शेयर 1200 में मिल रहा है, मतलब सस्ते में मिल रहा है, खरीद लो जाके, राइट। और वही अगर समझो वॉल्टर के फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू आ रही है 1600, लेकिन मार्केट में समझो प्राइस चल रही है एग्जाम्पल 2500 रुपए, तो क्या बोलेंगे, भैया एक काम करो, अगर शेयर पड़ा है ना चुपचाप बेच डालो तुरंत में। क्यों, क्योंकि अभी मार्केट में शेयर ओवर वैल्यूड चल रहा है। जो शेयर 1600 का होना चाहिए था वॉल्टर के फॉर्मूला के हिसाब से, वो 2500 का मिल रहा है, भैया बेच डालो। तो ये काम इस तरीके से यूज आता है इस, क्या बताइए, वॉल्टर के मॉडल का, ठीक है ना। चलिए छोड़िए, वापस आइए। तो इन शॉर्ट शेयर्स को वैल्यू करने में ये हेल्प करता है हमें, ठीक है ना। ओके, आइए तो देखिए, बोलते हैं कि वॉल्टर के हिसाब से मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता है, बोलते हैं देखो डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग्स माइनस डिविडेंड इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन के होल डिवाइड बाय के। तो ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन क्लासेस में बताता हूँ एकदम तबीयत से कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। कैसे आता है, ठीक है। फिर से सुनिए, अभी क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर इनटू आर अपॉन के ई होल डिवाइडेड बाय के, दैट्स इट। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। वॉल्टर भाई साहब का ऐसा मानना था कि देखो, बात ये आती है सर, ये आर और के में फर्क क्या है, सुनो ध्यान से। के क्या बताता है कि आपके इन्वेस्टर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर कौन है, आपका इक्विटी शेयर होल्डर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो आपको पैसा दिया है, वो अपने पैसों पे कितना रुपया एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज के। और तुमने इनके पैसों को यूज करके धंधे में जो रिटर्न कमाया एक्चुअल में, वो है आपका आर या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब तुमने एक्चुअल में कमाया कितना, आर, और तुमसे एक्सपेक्ट कितना कर रही थी इक्विटी शेयर होल्डर, कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट इज के। तो एक्चुअल में कितना कमाया एंड एक्सपेक्टेशन कितनी थी, राइट। अब सोचो, अगर समझो किसी कंपनी में एक्सपेक्टेशन कम है और कमाई ज्यादा हो रही है, तो अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है। ऐसी कंपनी में तो हम पैसा लगाना चाहेंगे ना। हमारा एक्सपेक्टेशन है 12%, लेकिन कंपनी जो है समझो 16% कमा के दे रही है, तो भैया ऐसे कंपनी में तो पैसा और लगाना चाहिए हमें, राइट। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं ग्रोथ कंपनी। क्यों बोलते हैं ग्रोथ कंपनी, है ना, लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा कमा के दे रही है, ये ग्रोथ कंपनी है। ऐसी कंपनी को डिविडेंड बांटना ही नहीं चाहिए, और शेयर होल्डर खुद ही बोलेंगे कि भाई तू ना डिविडेंड मत बांट। क्यों, जो भी पैसा कमाए ना पूरा धंधे में वापस लगा दे। क्यों, अरे भैया हम जो है ना, अगर तू डिविडेंड हमको देंगे ना, हम ये पैसों को कहीं और भी लगाएंगे ना, तो हमको ज्यादा से ज्यादा 12% ही मिलेगा।
लेकिन तूने जो पैसा कमाया वही अगर धंधे में वापस लगाया तो तू तो हमको 16% कमा के दे रहा है, तो भैया पैसा धंधे में रहने दे। तो ग्रोथ कंपनी का जो ऑप्टिमम डीपीआर मतलब कि डिविडेंड पे आउट रेशो कितना होना चाहिए, बोलते हैं 0%। तो ग्रोथ कंपनी में डिविडेंड बांटना ही, तो अगर आपकी कंपनी ग्रोथ कंपनी है तो ऐसी कंपनी को डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, ऐसा वॉल्टर बोलता है। बोले सर मतलब कि अगर किसी कंपनी का समझो आर के ई से ज्यादा है और फिर भी अगर वो डिविडेंड बांटता है तो बांट सकता है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसे केस में डिविडेंड बांटेगा तो क्या होगा, उसका मार्केट प्राइस पर शेयर जितना ज्यादा होना चाहिए था उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल रहे हैं ऑप्टिमम डीपीआर, मतलब कि हमारा समझो कि मार्केट प्राइस पर शेयर 1000 रुपए होना चाहिए था, है ना, और हमारी क्या है ग्रोथ कंपनी है, हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर 1000 होना चाहिए था इस फॉर्मूला के हिसाब से। अगर मैं डिविडेंड नहीं बांटता तो, और अगर मैंने डिविडेंड बांट दिया तो क्या होगा, हो सकता है मेरा एक्चुअल मार्केट प्राइस सिर्फ 800 रुपए ही आए। तो इसलिए अगर तुमने वॉल्टर की बातें मानी तो तुम्हारा जो मैक्सिमम मार्केट प्राइस पर शेयर अचीव हो सकता है ना वो अचीव हो पाएगा, ऐसा बोलता है। तो अगर ये कंडीशन है तो 0% डीपीआर। अगर समझो आपका आर कम है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है केई से, अरे भाई साहब मतलब हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तू उतना भी कमा के नहीं दे रहा, भाई एक काम कर जितना भी कमाना पूरा पैसा हमको दे दे, हम कहीं और लगा लेंगे। तो शेयर होल्डर बोलेंगे पूरा पैसा दे दे हमको, तो 100% डिविडेंड बांट दो। तो बोलते हैं कि जब आपका आर कम है केई से, ये डिक्लाइनिंग कंपनी है, ऐसे कंपनी में क्या बताओ कंपनी को बोलना भैया तू पूरा का पूरा जितना कमाए ना पूरा डिविडेंड दे दे। एंड फाइनली अगर आर के ई से इक्वल है तो जितना एक्सपेक्टेड है उतना ही कमा के दे रहे हैं, तो इसे कांस्टेंट कंपनी बोलते हैं। यहां पे आप डिविडेंड बांटो या ना बांटो, कितना भी बांटो डिविडेंड या ना बांटो, इससे मार्केट प्राइस पर शेयर पे कोई भी असर पड़ता नहीं। तो इसलिए बोलते हैं को रिलेशन, है ना, ये करेक्शन नहीं है ये करेक्शन नहीं है, को रिलेशन। तो को रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ डिविडेंड एंड एमपीएस, ठीक है ना, ध्यान दो अभी। तो बोलते हैं कि जैसे अगर आपकी कंपनी ग्रोथ कंपनी है तो क्या करना चाहिए, आपको ज्यादा डिविडेंड मतलब डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, और अगर दिया तो बोले जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे ना उतना मार्केट प्राइस पर शेयर तुम्हारा गिरेगा। तो बोलते हैं कि अगर ग्रोथ कंपनी है ना तो डिविडेंड और मार्केट प्राइस पर शेयर में नेगेटिव रिलेशन होगा, समझे क्या अभी। लेकिन अगर तुम्हारी डिक्लाइनिंग कंपनी है तो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दो, मतलब जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे उतना मार्केट प्राइस पर शेयर तुम्हारा बढ़ेगा। तो इसलिए यहां पे डिविडेंड और मार्केट प्राइस में क्या है बताओ, पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर कांस्टेंट कंपनी है तो तुम डिविडेंड कितना भी बांटो मार्केट प्राइस पर शेयर पे असर पड़ेगा ही नहीं, इससे नो कोरिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे। तो एक क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको वॉल्टर वाला बता रहा हूं। यस ये देखो इलस्ट्रेशन 3 एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट इस प्रकार का सवाल भी पूछता है एग्जाम में, बताओ इतने चिल्टू, हाँ आते हैं, आइए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे प्रैक्टिस में हम 3 पे एक बार आ जाएंगे, सॉरी इलस्ट्रेशन 3 पे, ठीक है ना। ओके ध्यान दो। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, आपको 12% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है ना, अप्रॉक्स डिविडेंड पे आउट रेशो जो है, डिविडेंड पे आउट रेशो कितना होगा अगर प्राइस शेयर प्राइस 42 रखना है तो वॉल्टर के हिसाब से। अरे भाई साहब ये रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोलते हैं वॉल्टर मॉडल के हमें अर्निंग पर शेयर भी चाहिए होता है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। अब सवाल उठता है सर यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दिया है सर ये पीबीटी है, ये पीबीआईटी है या पैट है। पहली बात, क्या ये पीबीआईटी हो सकता है क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं, तो जबरदस्ती इसको पीबीआईटी मानूंगा क्या, नहीं मानूंगा। वैसे भी पीबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब सर ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, क्या क्वेश्चन में टैक्स का वैल्यू अलग से दिया है, नहीं दिया है, तो बिफोर टैक्स होगा क्या, फिर नहीं, आफ्टर टैक्स ही होगा ना, तो इसे पैट मान के चल लेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया हमारे पास पैट है कितना बताओ, 30 लाख रुपए का, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है 100 लाख का 12%, मतलब कि 12 लाख रुपए, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर आ गया। इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो क्या मिल जाएगा आपको, 18 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, आपको मिल जाएगा 6 रुपए पर शेयर। दिस इज योर अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, आपके फॉर्मूला में यूज होता है, करेक्ट। तो अब फॉर्मूला क्या है मुझे बताइए जल्दी, कमॉन फॉर्मूला क्या है। तो वॉल्टर के हिसाब से थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस जो है क्या होती है, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर इंटू आर अपॉन के ई होल डिवाइडेड बाय के ई, याद है क्या, ठीक है। तो अभी मुझे प्राइस 42 रखनी है ऐसा, तो ये 42 रखनी है मुझे,
इसके हिसाब से कितना डिविडेंड पे आउट होगा बताओ। तो यहाँ पे डी, ये निकालना है डिविडेंड पर शेयर, इंटू अर्निंग पर शेयर कितना निकाला मैंने, अर्निंग पर शेयर 6 रुपए, तो 6 माइनस डी इंटू आर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 20%, या 0.20 लिखो, राइट, डिवाइड बाय के कितना दिया है 16%, होल डिवाइड बाय के, बस। तो इसमें आप सॉल्व करेंगे और डी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे डी का वैल्यू आ रहा है 3.12। क्या ये आंसर है क्या? नहीं, उसने हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा है, डिविडेंड पर शेयर नहीं पूछा। ये डिविडेंड पर शेयर होता है, तो अभी डिविडेंड पर शेयर निकला, अभी डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालूंगा? बोलते हैं काम करो, इसको जो है डिवाइड करो अर्निंग पर शेयर से, तो बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है डीपीएस अपॉन ईपीएस। तो 3.12 अपॉन 6, तो कितना आया 0.52 या 52% इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर आपका ये डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा तो आपकी मार्केट प्राइस 42 रह सकती है, ऐसा इसका मतलब। क्लियर है बात? मैं एक बार चाहता हूं कि कुछ ढोकले होते हैं खतरनाक। अच्छा वो देखो, वो एमएम वाला जो था ना क्वेश्चन, एमएम वाला, उसमें ये मैंने नोट लिखवाया था बच्चों को क्लासेस में, ठीक है ना। चलो यहां तक बात डनेगा, एक बार यस और लिख देंगे चैट बॉक्स में, कम ऑन यस। हाँ, मैं ये बोल रहा था मुझे ना आपको एक चीज करवानी थी, एक मिनट रुकिए, चेक करो इधर है, इधर नहीं है, तो एफएम, एक मिनट रुकिए, मुझे एक चीज आपको बतानी है। कुछ बहुत ही खतरनाक ढोकले रहते हैं, है ना, उनको झेपता ही नहीं कि जिंदगी में क्या चल रहा है, उनको डीपीएस, डीपीआर, डिविडेंड रेट ये सब पता ही नहीं रहता है। एक बार, हाँ ये है भाई, आप क्या करो ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, और घर पे जाके इसको 10 बार पढ़ना। जिसको भी प्रॉब्लम होता है ना, डीपीएस, डीपीआर, हाँ, रिटेंशन रेशियो, डिविडेंड रेट क्या होता है, वो सारे जो आपके दुख दर्द है वो इस एक सवाल में छुपे हैं। सारे दुख दर्द, सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे, याद रखें। डिविडेंड रेट क्या होता है? जब क्वेश्चन में डिविडेंड रेट दिया है, समझो 18% बोला डिविडेंड रेट, मतलब ये फेस वैल्यू पे होता है कि जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड में होता है ना डिविडेंड का रेट, वो किस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको, प्रेफरेंस शेयर के फेस वैल्यू पे। वैसे ये डिविडेंड रेट दिया है, सिर्फ डिविडेंड रेट लिखा है, तो ये फेस वैल्यू पे निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है शेयर की, 100 रुपए, और 18% अगर क्या है डिविडेंड रेट, तो डिविडेंड पर शेयर विल बी 18 रुपीज पर शेयर, है ना, राइट। तो ये क्या है बताओ आपका डिविडेंड का, कम ऑन, क्या है बताओ डिविडेंड का रेट, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़, नेक्स्ट अगली बात है डिविडेंड पर शेयर क्या है, ध्यान दो। व्हाट इज डिविडेंड पर शेयर? डिविडेंड पर शेयर बोलता है कि टोटल जो तुमने डिविडेंड बांटा, यहाँ पे देखो करोड़ में है सारा, तो 36 करोड़ डिवाइड बाय 2 करोड़ शेयर्स, टोटल जो डिविडेंड बांटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो डिविडेंड पर शेयर मिलता है 18 रुपए, ठीक है, ये अमाउंट में आता है। रिटर्न अर्निंग पर शेयर क्या बोलता है? ये बोलता है देखो भाई, तुमने पर शेयर कमाया कितना पहले ये बताओ। बोले अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बोलते पहले पर शेयर तुमने कमाया कितना, 45 रुपीज, इसमें से तुमने 18 रुपए डिविडेंड बांटा, तो बाकी का जो 27 रुपए क्या है, ये है रिटर्न अर्निंग पर शेयर, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, डीपीएस प्लस रिटर्न अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर मिलता है। क्लियर होगी बात? यस, आप ये भी एक बार देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू दिस। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर मैं कर दूं, तो क्या मिलेगा, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स। सिंपल सी बात है। बोलते हैं इसके दो टुकड़े होते हैं, तो ये टोटल नजरिए से देख रहा हूं, ये पर शेयर नजरिए से देख रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात आती है सर ये डीपीआर और रिटेंशन रेशियो का, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिविडेंड रेट क्या था, ये फेस वैल्यू पे निकलता है, डिविडेंड पर शेयर अपन फेस वैल्यू। मैंने अगर 18 रुपए का डिविडेंड पे किया, तो फेस वैल्यू क्या है शेयर का, 100 रुपए, तो 18.100 होता है डिविडेंड पर शेयर। पर अब अगर बात करूं डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये क्या होता है, बोलते हैं तुमने अपने अर्निंग्स का कितना परसेंटेज पे कर दिया। बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर अपन अर्निंग पर शेयर। बोलते हैं पर शेयर 45 कमाया, इसमें 18 रुपए पे किया, तो 18/45 40% हो जाएगा डिविडेंड पे आउट। या ये हो गया पर शेयर के नजर से, ये हो गया टोटल के नजर से कि टोटल डिविडेंड कितना बांटा डिवाइड बाय अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 40%। व्हाट इज 40%? कि तुमने जो कमाया उसमें से कितना परसेंटेज डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट रेशियो।
डिविडेंड रेट होता है फेस वैल्यू पे, डिविडेंड पे आउट होता है अर्निंग पर शेयर पे। आई होप दिस क्लियर। वैसे ही रिटेंशन रेशो क्या है, बोलते हैं तुमने जो कमाया ना उसमें से कितना परसेंटेज रिटेन कर लिया। बोले 45 कमाया पर शेयर और 27 रुपये पर शेयर रिटेन किया तो 60% है आपका रिटेंशन रेशो। बस तो ये पर शेयर ये टोटल के फॉर्म में भी देख सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे देखो रिटेंशन, अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 40% है तो रिटेंशन रेशो ऑब्वियसली 60% ही होगा। अरे ढोकले छोले भटूरे, अगर तूने 45 का अर्निंग पर शेयर तेरा है और तू अगर 40% डिविडेंड बांटता है तो बाकी का 60% तो रिटेन ही करेगा ना। दैट्स इट, रिटेंशन रेशियो, या जिसे बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बस तो बस यही बात है। हम पर शेयर के नजर से भी कर सकते हैं, टोटल वैल्यू के नजर से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, राइट। ये जो आपका एग्जाम्पल है प्लीज इसका फोटो निकाल लो। बच्चे अभी भी पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी एग्जाम में थोड़ा सा समय बचा हुआ ये सवाल पूछते हैं, इसलिए अभी रिवीजन में बताना पड़ रहा है मेरे को। ये छोले भटूरे वाली बात है। चलिए छोड़े, वापस आई। ओके, आई होप दिस इज डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात है गॉर्डन मॉडल, प्लीज ध्यान दीजिए। अब गॉर्डन भाई साहब ने भी सिमिलर बातें बोली। इन्होंने बोला देखो भाई, अगर आर के ई से ज्यादा है, तुम्हारी कंपनी अगर कमाती ज्यादा है लोगों के एक्सपेक्टेशन से, ज्यादा कमा के देती है एज पर एक्सपेक्टेशन, तो ऐसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है और ऐसी कंपनी में हमें डिविडेंड कम बांटना चाहिए। पर अगर तुम्हारी कंपनी ऐसी है जो क्या, जो एक्सपेक्टेशन से कम कमाई करके देती है, तो फिर ऐसी कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है और यहाँ पे जो है इस कंपनी को डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। तो जैसा ऊपर हमने ऑप्टिमम डीपीआर का डब्बा देखा था, वैसे ही सिमिलर डब्बा यहाँ पे भी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। बोलते अब देखो, बोलते देखो हम जो है ना डिविडेंड का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। क्या बोलते हैं इसके लिए, बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है ना, ध्यान दो। व्हाट इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल? ये बोलता है कि एक कंपनी के शेयर का जो वैल्यू है वो कैसे आता है। बोलते हैं शेयर का वैल्यू आएगा, उस शेयर से फ्यूचर में जो भी डिविडेंड्स मिलने वाले हैं ना उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। दैट्स इट। बोले आज समझो मैंने एक शेयर खरीदा और इस शेयर से मुझे जो भी फ्यूचर में डिविडेंड्स मिलने वाले हैं ना, वो सारे डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अगर आप ये कर लोगे तो आपको शेयर का आज का वैल्यू जो है मिल जाएगा। दैट्स इट, ये होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब इसमें सवाल उठता है कि हमारा हर साल का जो डिविडेंड है उसका वैल्यू क्या होगा। मतलब क्या हर साल हमारा डिविडेंड का वैल्यू सेम रहेगा क्या, या हर साल हमारे डिविडेंड का वैल्यू एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा, या हमारा हर साल डिविडेंड का जो वैल्यू है वो अलग अलग रेट से ग्रो करेगा। कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पे 3 केसेस बनते हैं कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अगर आपको यूज करना है, इसको यूज करके अगर आपको आज शेयर की प्राइस P0, आज जो शेयर की प्राइस है P0 बोलते हैं, तो P0 निकालना है तो उसका एक तरीका होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब इसमें 3 केसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ये अज्यूम करें कि हर साल जो है शेयर का प्राइस सेम रहेगा, जीरो ग्रोथ, तो फिर P0 हो जाता है A/R। दैट्स इट। प्रेजेंट वैल्यू इज एन्युटी अपॉन क्या बताइए आर, जो अपना परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू ना वैसा हो जाएगा, क्योंकि हर साल सेम डिविडेंड मिलने वाला है, कोई ग्रोथ नहीं है डिविडेंड में, हर साल सेम अमाउंट डिविडेंड का मिल रहा है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि तो A/R जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी है वही फॉर्मूला है। लेकिन अगर समझो हमारा जो शेयर है वो एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करने वाला है हर साल, तो फिर हमारा आज शेयर का प्राइस हो जाता है D1/KE-G। अब ये कैसे आता है ये हम क्लासेस में बताते हैं, अभी डेरिवेशन में अभी नहीं जा सकते। ठीक है, सो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, इसे ही बोलते हैं गॉर्डन मॉडल। तो गॉर्डन ने यही बात बोली थी कि हमारा शेयर जो है, वी अज्यूम कि हमारा शेयर का जो डिविडेंड है वो हर साल, हमारे अर्निंग्स हर साल एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगी। तो ऐसे केस में शेयर प्राइस कैसे आता है, बोले इस तरीके से आता है। तो गॉर्डन ने ये बात नहीं बोली, गॉर्डन ने ये बात बोली। समझे क्या बात? तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में जो ये पार्ट है ये गॉर्डन ने बोला ऐसा। ठीक है, एंड वेरिएबल ग्रोथ भी हो सकता है, मतलब हर साल जो डिविडेंड जिस रेट से ग्रो कर रहा है वो अलग अलग है। तो फिर ऐसे केस में जो है हमारा आज शेयर का वैल्यू कैसा आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल डिविडेंड को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे अलग अलग लाना पड़ेगा। दैट्स इट, ये होता है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो अब ध्यान दो। तो अब देखो, जब जीरो ग्रोथ है तो क्या करूंगा, बोलूंगा भैया प्राइस विल बी, या थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल विल बी व्हाट, D1/KE। दैट्स इट। लेकिन अगर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे भैया D1/KE-G। अब अगर समझो क्वेश्चन में हमें जो है, ध्यान देना, क्वेश्चन में अगर हमें अर्निंग पर शेयर का डेटा दिया है, रिटेंशन रेशो का डेटा दिया है, तो याद रखें इस केस में क्वेश्चन में अगर ये दिया है और आपको बोला कि
आपको प्राइस निकालना है गॉर्डन के हिसाब से, तो क्या करना, तो यही वाला फॉर्मूला अपनाना, दैट्स इट। वैसे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है। जैसे मैंने बोला ना D1 अपॉन के ई माइनस जी, है ना, D1 समझो हमारा अर्निंग पर शेयर था, समझो एग्जाम्पल 20 रुपीज, मेरा डिविडेंड पे आउट रेशो था समझो क्या बताइए 40%, और मेरा रिटेंशन रेशो था 60%, ठीक है ना। अब मुझे बताइए मेरा D1 कितना आएगा, D1 अब सुनो ध्यान से, ठीक है ना। दो चीज होती है, ये अर्निंग पर शेयर आज का है या एक साल बाद का है, राइट। अभी हम फिलहाल एज्यूम करते हैं, समझो ये अर्निंग पर शेयर समझो एक साल बाद का है, मतलब कि मैंने आज शेयर खरीदा, एक साल के एंड में अर्निंग पर शेयर कितना होगा, बोले समझो 20 रुपए, बोलते हैं हम इस अर्निंग का 40% डिविडेंड बांटने वाले हैं, तो डिविडेंड पर शेयर क्या 8 रुपए, खत्म होगी बात। तो ये 8 ले लूंगा D1 अपॉन के माइनस जी, बात खत्म। लेकिन अब सुनो ध्यान से, लेकिन अगर समझो क्वेश्चन में हमें DPR नहीं दिया, समझे, हमें क्वेश्चन में उसने बोला EPS एंड बी दिया है, अब क्या करूं, तो बोलूंगा एक काम करो, ये जो 8 रुपए निकालना है ना डिविडेंड पर शेयर D1, ये निकालने का एक और तरीका है। बोलते हैं अगर मैं बोलूं कि अर्निंग पर शेयर इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशो, मतलब 1 माइनस 0.60 क्या होगा 0.40, मतलब कि 40%, यही तो होता है डिविडेंड पे आउट रेशो। अरे अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट रेशो से क्या आता है, आपका डिविडेंड पर शेयर आता है ना, तो ये डिविडेंड पे आउट रेशो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं 1 माइनस बी करके, मतलब 20 इंटू 1 माइनस 0.6 करो तो भी आंसर बराबर 8 आएगा। मतलब मैं ये तरीका अपनाऊं या ये तरीका अपनाऊं, एक्चुअल में सेम बात ही होती है, करेक्ट है बात, डन है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि हमें जब क्वेश्चन में अर्निंग्स का डेटा दिया है, रिटेंशन रेशो का डेटा दिया, तो हम अज्यूम करते हैं पहली बात कि ये अर्निंग्स फर्स्ट ईयर के एंड के हैं, और ये रिटेंशन रेशो जो है वो हमारा यूज करके हम यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज मैंने आपको बताया था FM चैप्टर 4 में कि जो हमारा ग्रोथ है, अगर ग्रोथ रेट डायरेक्टली नहीं दिया तो एक और तरीके से निकल सकता है, रिटेंशन रेशो इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो B इंटू R करने से भी ग्रोथ रेट आता है। क्या ये बात क्लियर, बोलो जल्दी, कम ऑन, क्या ये बात क्लियर है गाइस, जल्दी, डन है। तो हम जो है यहाँ पे या तो ये तरीका अपनाए या तो ये तरीका अपनाए, सेम बात है। अच्छा क्वेश्चन में D1 नहीं दिया, हमें आज का डिविडेंड दिया, तो क्या करूं, D0 इंटू 1 प्लस D कर दो भाई, तो D1 आ जाएगा डिवाइड बाय के माइनस जी। क्या ये बात क्लियर है। तो आप ये करो ये करो ये करो, सेम ही बात है, ठीक है ना। बट याद रखें क्वेश्चन में जब इस तरीके से डेटा दिया है तो फिर यही वाला फॉर्मूला उसमें यूज करना, क्लियर, आगे बढ़े। लेकिन अगर समझो हमारे क्वेश्चन में जो है वेरिएबल ग्रोथ है, मतलब हर साल का ग्रोथ रेट अलग है, तो फिर आज के शेयर की वैल्यू कैसे निकालूं मैं, आज शेयर की वैल्यू कैसे निकालूं, बोले हर साल का डिविडेंड ले लो। अगर समझो आप किसी साल शेयर को बेच डालोगे तो उसका सेल वैल्यू ले लेना आखिरी में, तो हर साल का डिविडेंड का वैल्यू ले लो और हर साल के डिविडेंड को अलग से प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं मुझे बताओ, हम निकाल रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये जो यहाँ पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से मैं जो निकाल रहा हूं ना P0, ये क्या है, ये है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब बोले शेयर की अंदरूनी वैल्यू क्या है एक्चुअल में। ये जो P0 होता है ना, ये मार्केट प्राइस नहीं होता कि अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ये बताता है कि मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए। जैसे यहां पे वॉल्टर में भी हमने बताया ना, ये एक्चुअल मार्केट प्राइस नहीं बताता है, ये थ्योरेटिकल बताता है, मतलब कि वॉल्टर के इस थ्योरी के हिसाब से मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए वो पता चलता, राइट। तो वैसे ही यहां पे भी जब हम ये P0 निकाल रहे हैं, ये क्या है, ये हम एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू, यहां पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू है, यहां पे भी इंट्रिंसिक, ये भी इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब शेयर का क्या अंदरूनी वैल्यू होना चाहिए। सिंपल पॉइंट क्या है कि हमारे शेयर से फ्यूचर में जो भी डिविडेंड्स मिलने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, बस। अब पॉइंट ये होता है, देखो ये सारे फॉर्मूला एक्चुअल में है यही फॉर्मूला से ये आया है, इसी से ये आया। सर कैसे, जैसे ये फॉर्म, सिंपल लॉजिक क्या है, हर साल जो डिविडेंड मिलेगा उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ला लो, इससे आज के शेयर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब समझो अगर हमारा हर साल डिविडेंड का वैल्यू अगर सेम है तो यही वाला फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके ये बन जाता है, समझे। अगर हमारा डिविडेंड हर साल एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट से बढ़ता है तो यही वाला फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। अब झेपा क्या तुमको, तो बेसिक फॉर्मूला है यही फॉर्मूला ये बन जाता है जब ग्रोथ नहीं है, यही फॉर्मूला ये बन जाता है जब ग्रोथ कांस्टेंट है, यही फॉर्मूला यही वाला रहेगा जब हर साल का ग्रोथ रेट अलग है, तो दैट्स इट।
अब बच्चे एग्जाम में इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड सुन के बोलते हैं अरे बाप रे सर ये क्या आ गया, हमको तो मालूम ही नहीं, छोले भटूरे, बेसिक सी बात है ये तो। ठीक है, चलिए वापस आइए, नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान दो। तो क्या लिखा है, बोलते हैं रिटेंशन रेशो है रिटर्न अर्निंग पर शेयर अपॉन ईपीएस या टोटल रिटर्न अर्निंग्स अपॉन अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना, या 100% माइनस डीपीआर करने से भी आपका रिटेंशन रेशो आता है। नेक्स्ट, समझो क्वेश्चन में ना बहुत बार केई नहीं दिया रहता, पर आपको केई की जरूरत है, तो क्या करें, तो आप केई को 1/P रेशो से भी निकाल सकते हैं। यही चीज हमने पढ़ी थी, 1/P रेशो मतलब P रेशो होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। अब इसका रेसिप्रोकल अगर करना है तो क्या हो जाएगा, ईपीएस अपॉन एमपीएस। यही चीज को हमने एफएम चैप्टर 4 में पढ़ा था अर्निंग्स प्राइस अप्रोच करके, याद है क्या, यही एफएम चैप्टर 4 में अर्निंग्स प्राइस अप्रोच करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में जो है आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है करंट डिविडेंड या लास्ट ईयर का डिविडेंड या कंपनी हैड पेड डिविडेंड, मतलब वो D0 की बात कर रहा है। समझो क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड या डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर क्या डिविडेंड हो सकता है, मतलब कि वो D1 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, D1, डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बस एक ऐसा सवाल है आपके बुक में जहां पे इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ की है, याद रखना। वहां पे इंस्टीट्यूट ने एक ही ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड और जस्ट अगले लाइन में लिखा है अज्यूमिंग डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय डैश%। तो क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, समझो 10 रुपीज, एंड द डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10%, बाय समझो 5%। तो ऐसे केस में अब जब ग्रोथ के बारे में डिविडेंड के जस्ट बाद ही लिखा हुआ है तो फिर इस डिविडेंड को D0 ही मानना, मतलब मैं बोलूंगा D1 विल बी 10 रुपए इंटू 1 प्लस 0.05। आप समझेंगे, तो बस ये एक अनोखा अलग केस है। ठीक है, आइए सर अब हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और फिर ट्रेडिशनल वाले थ्योरी पे जाएंगे। ठीक है ना, बस ये लास्ट पॉइंट है, चैप्टर खत्म है। आइए वापस, ओके। अब मैं कोई सवाल करवाता हूँ, इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। ठीक है ना, देखो सेम डेटा दिया है आपको, नेट प्रॉफिट 12% प्रेफरेंशियल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ROI के सेम डेटा है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं ये डेटा को यूज करके अर्निंग पर शेयर निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ, 6 रुपये पर शेयर ही आएगा। अभी जस्ट निकाला था ना, 6 रुपीज पर शेयर निकाला था, बस वही आने वाला है। तो इलस्ट्रेशन 4 अगर आप चेक करें, ये देखो इलस्ट्रेशन 4 सेम वही 6 रुपये पर शेयर आपका आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अब उसने क्या पूछा, देखो उसने पूछा है कैलकुलेट द प्राइस पर शेयर यूजिंग गवर्नमेंट मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 25%। ध्यान दो, उसने डिविडेंड पे आउट दे दिया आपको, क्या दिया, डिविडेंड पे आउट। ठीक है ना, आपके पास आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, KE दिया है। ठीक है ना, उसने डिविडेंड पे आउट रेशो दिया, मतलब अगर 25% डिविडेंड पे आउट है तो हमारा रिटेंशन रेशो कितना होगा, 75%। सेकेंड केस में अगर डिविडेंड पे आउट 50% है तो रिटेंशन कितना होगा, 50%। बोलते हैं थर्ड केस में डिविडेंड पे आउट क्या है, 100%, तो रिटेंशन रेशो क्या होगा, 0। तो अब हमारे पास अर्निंग पर शेयर है और ये बी वाली वैल्यूज आ गई है, तो हमें E इंटू 1 माइनस बी वाला यहाँ पे यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है ना, अब सुनो ध्यान से, पहले चलो ये सॉल्व कर लेते हैं, बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, बोले डीपीआर दिया ना, इससे मैं बी निकाल सकता हूँ रिटेंशन रेशियो। तो बोलूंगा P0 विल बी अर्निंग पर शेयर 6 रुपये इंटू 1 माइनस बी अपॉन KE 16%, KE माइनस बी इंटू आर। बी क्या है आपका, बी इंटू आर, तो ग्रोथ रेट आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ग्रोथ रेट आपके पास आ गया। अब समझे, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये अर्निंग पर शेयर आया ना, ये फर्स्ट ईयर के एंड का है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे, राइट। एक्चुअली ये फॉर्मूला में जो अर्निंग पर शेयर है ना, ये फर्स्ट ईयर के एंड का चाहिए होता है, तभी तो फर्स्ट ईयर के एंड के अर्निंग्स को जब 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मुझे फर्स्ट ईयर का डिविडेंड मिलता है। अब समझे क्या बात, मतलब यही क्वेश्चन को अगर मैंने बोला कि नहीं मैं पहले डिविडेंड निकालता हूँ, तो आप बोलेंगे सर अर्निंग पर शेयर है 6 रुपये, इंटू 25% कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 25% तो आ जाएगा आपका 1.5 रुपये। ये सुनो 6 इंटू 25% करो कितना होता है, 6 इंटू 25% तो आएगा 1.5 रुपये। अब हमें ऐसा लगता कि सर ये तो 1.5 रुपये जो है ये तो D0 होना चाहिए, है ना, ये कन्फ्यूजन होता है हमको, सर इसमें तो अब ग्रोथ रेट अलग से हमें ऐड करना चाहिए। तो याद रखें, इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या बोला, जब क्वेश्चन में
अर्निंग पर शेयर और रिटेंशन रेशियो का डेटा दिया हो तो फिर यही वाला फॉर्मूला यूज करने का, वरना क्या करने का मतलब वो वरना D1/KE - G करने का, ठीक है ना। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे एक्चुअली थोड़ा डेटा में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमको अर्निंग्स में इंटू 1+G अलग से करना चाहिए था, तो मिलता फर्स्ट ईयर के एंड का अर्निंग्स, और फिर मैं यहाँ पे यूज करता। पर अब जान दो, जैसा किया है वैसा करना है, ज्यादा घबराना नहीं है। ओके, आइए आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन 7 एक बार देखते हैं। आइए देखें। मैंने इलस्ट्रेशन 7 शायद स्टडी मटेरियल से करवाया होगा, और चिल्टू सा वाला एक्चुअली। चलो यही से देख लेते हैं। अ फर्म हैड पेड डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर लास्ट ईयर, ये तो सीधा सीधा बोल दिया उसने कि D0 दिया, ठीक है ना। एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 5%, मतलब की ग्रोथ रेट। डिटरमिन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड rises to 8% and falls to 3%. Find out the present market price per share given that the required rate of return or of the equity investors required rate, इक्विटी वालों का क्या है 15, मतलब कि KE है कि हम कितना कमाना चाहते हैं। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में हमें पहले 5% ग्रोथ रेट के निकालना है, तो प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। फिर हमें बोलना है अगर ग्रोथ रेट 8% होता तो प्राइस क्या होता, अगर ग्रोथ रेट 3% होता तो प्राइस क्या होता। ऐसा सवाल है, बस दैट्स इट, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा भाई देखो, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे सर हमें तो उसने बोला नहीं कि मेथड कौन सा यूज करना है। अगर उसने ग्रोथ रेट दिया है ना, और हर साल का अलग ग्रोथ रेट दिया क्या, नहीं मतलब कि यही ग्रोथ रेट हर साल सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ है। कांस्टेंट ग्रोथ के बारे में सिर्फ गॉर्डन ही बात करता है, तो वॉल्टर तो लगा ही नहीं सकते यहाँ पे, समझे। तो ग्रोथ रेट दिया मतलब कि गॉर्डन का कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगाना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या है फॉर्मूला बताइए। तो P0 हो जाएगा आपका D1/KE-G, ठीक है ना। तो जब हमारा ग्रोथ रेट 5% है तो क्या करूं, बोलते हैं दो D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट होल डिवाइड बाय KE। KE कितना है भाई आपका 15% -0.05, ठीक है ना। तो 1.05 इंटू 2 तो हो जाएगा 2.10 डिवाइड बाय 0.10, तो हो जाएगा 21 रुपये। कितना हो गया बताओ, 21। दैट्स इट। तो 21 रुपीज आपका प्राइस हो जाएगा जब 5% ग्रोथ रेट है। तो इसी केस में अगर ग्रोथ रेट 8% होता तो, है ना, प्लीज ध्यान दीजिए। इसी में अगर इसी में अगर 8% होता ग्रोथ, तो क्या होता। तो ये 0.08, तो 2 इंटू 1.08 तो हो जाएगा 2.16 डिवाइड बाय 0.07, है ना, 7% डिवाइड बाय 0.07, आपका वैल्यू आ जाएगा 30.86 रुपीज, है ना। 857 मतलब कि राउंड ऑफ किया, ठीक है ना। वैसे अब सिमिलरली आप यहाँ पे 3% लेके कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट, ये जो इलस्ट्रेशन 8 है, फिर से देखो MM मॉडल है, सेम जैसा हम क्लास में करते हैं वही हमें करना है, मैंने इनिशियली बताया था वही करना है, ठीक है। ओके, इलस्ट्रेशन 9 भी सिंपल है। यहाँ पे आइए, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं आपको करवाना चाहता हूँ अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हाँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। आइए था प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 करवाता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको टोटल अर्निंग्स दी हुई है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है, डिविडेंड पेड दिया है, मतलब टोटल वैल्यू दी है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है 12.5%। आपको पूछा है कि क्या ये कंपनी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है या नहीं, है ना। ओके, क्या यहाँ पे ग्रोथ रेट की कोई बातें की है क्या आपके साथ, नहीं, राइट। मतलब क्या है, मतलब कि वॉल्टर मॉडल यूज करना है।
वैसे भी क्वेश्चन में उन्होंने लिख के दिया है कि वॉल्टर मॉडल को यूज करना है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, ठीक है। फिर आपको बोला है कि पीई रेशियो निकालना जहां पे डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर एंड विल योर डिसीजन चेंज इफ पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। देखते हैं, एक एक करके चलते हैं। पहला सवाल बोलते हैं क्या कंपनी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है या नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान दो, कंपनी ने टोटल पैसा कमाया कितना, 2 लाख रुपए, है ना। तो हमें आर और के ई चाहिए। कंपनी ने 2 लाख रुपए कमाए, है ना। टोटल कंपनी में पैसा लगा कितना है, क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी का डेटा दिया है, 20,000 के इक्विटी, 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है, तो 20,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20 लाख। तो 20 लाख रुपए का टोटल कैपिटल है जिसपे 2 लाख की कमाई हुई, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा हो जाएगा 10%। और के ई क्वेश्चन में कितना दिया है, 12.5% दिया है। मतलब क्या है, मतलब कि इस क्वेश्चन में आर कम है के ई से, मतलब कि ये एक डिक्लाइनिंग कंपनी है, तो इस कंपनी का ऑप्टिमम डीपीआर 0% होना चाहिए था एज पर व्हाट, एज पर वॉल्टर। बट ये कंपनी डिविडेंड पे कर रही है जबकि देना ही नहीं चाहिए था, मतलब ये कंपनी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो नहीं कर रही। यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़े, अगली बात, तो पहला तो पॉइंट हो गया क्लियर। अगली बात बोलते हैं पीई रेशियो निकालो जहां पे डिविडेंड पॉलिसी का कोई असर नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ शेयर पे। ऐसा पीई रेशियो निकालो जहां पे डिविडेंड पॉलिसी का फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि डिविडेंड पॉलिसी का फर्क नहीं पड़ेगा शेयर पे, है ना। वॉल्टर मॉडल में ऐसा कब होता है कि जब तुम डिविडेंड चाहे कितना भी पे करो, वॉल्टर मॉडल में ऐसा कब होता है कि डिविडेंड तुम कितना भी पे करो मार्केट प्राइस पर शेयर अफेक्ट नहीं होता। ये तब होता है जब आपका आर के ई से इक्वल हो। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में हमारा के ई है 12.5%। अरे एक मिनट रुके, एक मिनट यहाँ पे हमारा एक मिनट हाँ, यहाँ पे हमारा आर कितना है बताओ। बोलते हैं हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपए कमाए और टोटल कैपिटल कंपनी में कितना लगाए, 20 लाख। तो 20 लाख लगाए धंधे में और 2 लाख की एक्चुअल कमाई हुई, तो 2 लाख कमाउंट 20 लाख आ रहे हैं 10%। यहाँ पे के ही नहीं है भाई, ये पीई रेशो है, ठीक है ना। ये क्या है, पी रेशो। तो याद रखें हमारा एग्जिस्टिंग के जो है ना, एग्जिस्टिंग के, मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन में के ई नहीं दिया रहता तो कैसे निकलता है, 1/पी रेशो, राइट। तो 1/पी रेशो कितना होगा, तो 1/12.5 करना पड़ेगा, 8% आ रहा है ना। सॉरी मैंने गलती से इसको के ले लिया, ठीक है। अब चेक, अब हमें कंपेयर करना है कि हमारा इस क्वेश्चन में आर 10% ज़्यादा है किससे बताओ, के ई से। हमारा एक्चुअल रिटर्न जो है ज़्यादा है एक्सपेक्टेशन से, तो क्या करना चाहिए था, ऑप्टिमम डीपीआर जो है हमारा, ये तो ग्रोथ कंपनी है, ये तो क्या है, ग्रोथ कंपनी है, और यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है और हमारा एक्सपेक्टेशन कम है, ऐसे कंपनी में डिविडेंड हमें बांटना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर कंपनी ने डिविडेंड बांटा कितना है, इन्होंने एक्चुअल में बांटा है कितना बताओ, 1.5 लाख रुपए। तो क्या ये सही बात है, नहीं, कंपनी को डिविडेंड बांटना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये एक ग्रोथ कंपनी है इसलिए। हाँ, ओके, यहां तक क्लियर, डन। अब अगला पॉइंट पूछ रहा है कि ऐसा डिविडेंड पॉलिसी बताओ जहां जिसका कोई असर नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ शेयर पे। ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारे कंपनी का आर और के ई सेम हो जाए, ठीक है ना। अब इस कंपनी का क्या मैं आर चेंज कर सकता हूं क्या, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्या मैं इस कंपनी में आर को चेंज कर सकता हूं। अरे भैया ये तो मैंने कमाई कर ली ना, इसके हिसाब से तो आर की वैल्यू आई है 10%, ये तो हो गया है कमाई। तो अगर चेंज करना है तो के ई मैं जरूर चेंज कर सकता हूं। अच्छा, मैं मेरे एक्सपेक्टेशन को बदल सकता हूं। मतलब क्या है, मतलब कि अगर हम ऐसा चाहते हैं कि कौन सा ऐसा केस होगा जहां पे मैं डिविडेंड पे करूं या ना करूं इसका असर पड़ेगा ही नहीं शेयर पे, ये तब होगा जब हमारा आर जितना है ना उतना ही मेरा के ई हो जाए। मतलब कि बोलते हैं कि जब हमारा, ध्यान दो अभी, बोलते हैं इस क्वेश्चन में जब हमारा आर जो कि 10% है अगर इतना के ई होता तो हमारा डिविडेंड में अब कितना भी पे करूं मार्केट प्राइस पर शेयर अफेक्ट होता नहीं। और अगर मेरा के ई 10% है इस केस में तो पीई रेशो क्या होगा यहां पे, 1/के, दैट इज 1/10%, दैट इज 10 टाइम्स। मतलब कि बोलते हैं 10 टाइम्स एक ऐसा पीई रेशो है जो अगर हुआ इस केस में तो आप कितना भी डिविडेंड पे करो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा शेयर पे।
शेयर के प्राइस पे। क्लियर? अब आखिरी सवाल चेक करो क्या है। आखिरी सवाल बोलता है कि क्या आपका डिसीजन चेंज होगा अगर पी रेशो 8 होता है इंस्टेड 12.5? पहली बात, आपने डिसीजन कहां लिया? ऊपर के 2 पॉइंट में आपने डिसीजन लिया था पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब ये बात पहले क्वेश्चन की कर रहा है। हमने ये डिसीजन लिया था कि कंपनी ऑप्टिमम डीपीआर पॉलिसी फॉलो नहीं कर रही, ये हमने डिसीजन लिया था ना। क्या ये डिसीजन चेंज होगा अगर पी रेशो 8 है? बोलते हैं अगर पी रेशो 8 होता ना तो मेरा के क्या आता? 1/8, दैट इज 12.5%। तो फिर मेरा आर हो जाता कम के से, तो ये एक डिक्लाइनिंग कंपनी हो जाती। तो ऐसे केस में ऑप्टिमम डीपीआर जो है मेरा कितना होना चाहिए था? 100% होना चाहिए था। मतलब जितना तुमने कमाया पूरा डिविडेंड देना चाहिए था, पर इसने तो 2 लाख का 1.5 लाख ही दिया सिर्फ। तो अगर इस क्वेश्चन में पी रेशो 8 होता तो मेरा के होता 12.5%। इस हिसाब से डिक्लाइनिंग कंपनी हो जाती, इससे मेरा ऑप्टिमम डीपीआर 100% आता। पर यहां पे क्या मैं 100% कर रहा हूं क्या पेमेंट डिविडेंड का? नहीं। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन में पी रेशो 8 होता तो भी ऑप्टिमम डीपीआर पॉलिसी फॉलो यहां पे नहीं हो रही। क्लियर है बात? डन, इतना ही, आगे बढ़े। अगला सवाल, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। मुझे ना आपको अभी एक वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला करवाना, हाँ ये रहा। चलिए, तो एक बार प्रैक्टिस में हम 5 देखेंगे एक बार। तो ये जो ना इंस्टीट्यूट काफी बार ये इस पे सवाल पूछता है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर पे, और इंस्टीट्यूट ने इसका गलत सोल्यूशन भी दिया है कहीं कहीं पे। तो ध्यान दो, अभी जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। चलिए, तो प्रैक्टिस में 5 चेक करो। बोलते हैं ANR लिमिटेड इज अ लार्ज कैप मल्टीनेशनल कंपनी लिस्टेड इन BSE इन इंडिया विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 पर शेयर। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 15% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 years, देन एट 5% फॉर इनडेफिनेट पीरियड। मतलब कि आने वाले 4 सालों तक कंपनी 15% से ग्रो करेगी और फिर इन्फिनिटी तक 5% से ग्रो करेगी, ठीक है ना। द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट 20% रिटर्न ऑन द शेयर इन्वेस्टमेंट। कंपनी पेड 120 एज डिविडेंड, मतलब कि D0 है ना, फॉर फाइनेंशियल 2020-21, एंड शेयर्स ऑफ द कंपनी ट्रेडेड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 3112 ऑन द लास्ट डे। मतलब कि ये एक्चुअल वाली जो मार्केट प्राइस है ना अभी, वो एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है वो 3122 चल रही है, ठीक है ना। तो आपको इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है और आपको बताना है कि कंपनी ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। मतलब कि मैं पहले इस क्वेश्चन में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से क्या करूंगा, इसके हिसाब से पहले शेयर प्राइस क्या होनी चाहिए वो निकालूंगा, और फिर उसको कंपेयर करूंगा 3122 से, और चेक करूंगा कि शेयर आज अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है ना। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या किया, टाइमलाइन में डाल दिया। बोले देखो, ये कंपनी ने लास्ट ईयर का डिविडेंड 120 है, मतलब कि लास्ट ईयर में जो कमाई की उसका डिविडेंड मैं आज दूंगा ना D0, ऐसा। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड मतलब D0, ईयर 0 का डिविडेंड 120। पहले 4 साल ये डिविडेंड 15%, 15%, 15 से ग्रो करेगा, और फिर बाद में चौथे साल के बाद अब ये जो डिविडेंड है हर साल 5% से ग्रो करने वाला है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, सुनो ध्यान से। मुझे सिंपली यहां पे हर साल के डिविडेंड का क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है। लेकिन अब इसके बाद जो डिविडेंड्स आने वाले हैं वो तो इन्फिनिटी तक चलने वाले हैं इसके बाद। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चौथे साल के बाद जो डिविडेंड्स आ रहे हैं ना, पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा चौथे साल पे, फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ये चारों डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा। तो इन चारों डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकालो, उसमें ऐड करो इस वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, तो मुझे कंपनी का शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू आज का मिल जाएगा। सिंपल समझा? व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? फ्यूचर के कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, यही इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कि क्या वैल्यू होना चाहिए। तो ये 4 डिविडेंड्स का पहले अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इसमें अब इसके बाद सारे डिविडेंड्स का जो वैल्यू है ना वो पहले यहां पे निकालना पड़ेगा, और फिर उसको यहां पे लेके आऊंगा ऐसा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पे चेक करो क्या बोलेंगे, देखो इस क्वेश्चन में कि पहले 4 साल का डिविडेंड मैं एज इट इज लेके आया, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया।
अब चौथे साल के बाद क्या हो रहा है वो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। अब चौथे साल के बाद अब ऐसा समझो, ये जो चौथा साल है ना, समझो ऐसा, ये है ईयर 0, समझो ऐसा, और ये पांचवा साल क्या है, ईयर 1, ठीक है ना। ऐसा समझो चौथा साल क्या है, ये चौथा साल है समझो ईयर 0, और ये है ईयर 1, ठीक है ना। ईयर 0 में डिविडेंड कितना है यहाँ पे, मतलब ये डिविडेंड क्या है 209.88। इसमें ग्रोथ रेट अब 5% ऐड करो। क्यों 5%? क्योंकि इसके बाद 5% ग्रोथ रेट चलने वाला है इन्फिनिटी तक। मतलब अब ये डिविडेंड इस रेट से ग्रो होते रहेगा हर साल। बोलते हैं हम जब कांस्टेंट ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो फॉर्मूला यूज होता है D1/KE-G। यस और नो? तो मैं बोलूंगा कि इस टाइम पीरियड का अगर प्राइस चाहिए, एक काम करो, D1/KE-G करो। इससे क्या होगा, इसके बाद के सारे डिविडेंड्स का आज का वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे इसके बाद के जो डिविडेंड्स हैं इन सब का अगर वैल्यू चाहिए इधर, तो क्या करूं, इसके बाद के डिविडेंड्स को यूज करके निकालो D1/K-G। तो यहां पे मुझे ये यहां के डिविडेंड्स का वैल्यू मिलेगा। तो मैंने बोला D1 जो कि है ये अपॉन KE-G। KE 20% क्वेश्चन में दिया है, और अब 5% ग्रोथ रेट रहने वाले जो फ्यूचर में चलेगा, तो इससे वैल्यू आ गई। ये क्या है, व्हाट इज 1469.13? बोलते हैं चौथे साल के बाद जो डिविडेंड मिलने वाले ना इन्फिनिटी तक, उन सबका वैल्यू चौथे साल के एंड में इतना है। अच्छा, अब ये चौथे साल के एंड में वैल्यू आई है, तो इसको आज पे कैसे लाऊंगा, इसको डिवाइड करूंगा 1+KE⁴ से। तो क्या किया मैंने, मुझे इंटरेस्ट वैल्यू निकालना था, क्या किया, ये पहले 4 साल के डिविडेंड को प्रेजेंट पे लाया, प्लस इसके बाद के जो डिविडेंड्स थे इसका वैल्यू पहले चौथे साल के एंड पे निकाला, और अब इसका वैल्यू मैं अलग से यहां पे प्रेजेंट पे लेके आऊंगा। वही चीज यहां पे इन्होंने की हुई कि पहले 4 साल के डिविडेंड जो है प्रेजेंट पे ला लो, फिर 5वें साल का डिविडेंड डिवाइड बाय KE-G। ये करने से क्या होगा, ये करने से होगा ये कि 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, और इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये करने से क्या हो रहा है कि यहां के सारे डिविडेंड की वैल्यू कहां पे आ रही है, चौथे साल के एंड में आ रही है। अब इसको प्रेजेंट पे लाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1+K⁴ से। अब इंस्टीट्यूट ने यहां पे कहीं पे 5 कर दिया, वो गलत है, तो जो बोल रहा हूं वैसा फॉलो करना है, ठीक है ना, है ना बात। तो ये करने से आपका आंसर आएगा 1140.05। अब सोचो, एक्चुअल में प्राइस चल रही है 3122, ठीक है ना, पर थियोरेटिकल प्राइस क्या आ रही है, या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ रही है, ये मतलब प्राइस होना चाहिए था, ये एक्चुअल में चल रहा है ये, मतलब कि ये शेयर मार्केट में अभी ओवर प्राइस्ड चल रहा है, दैट्स इट। तो ये जो सवाल है इंस्टीट्यूट को, मतलब बच्चों को यहाँ पे जनरली दिक्कत होती है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान दो। इन May 20 शेयर्स ऑफ RT लिमिटेड वर सोल्ड फॉर 1460 पर शेयर, ठीक है ना। Long term earnings growth rate is 7.5% anticipated. It is expected to pay a dividend of 20 rupees per share. And फिर उसके जस्ट बाद लिखा है कि dividends are expected to grow along with earnings at 7.5%. तो यही वो वाला क्वेश्चन है जिसमें डिविडेंड में लिखा है एक्सपेक्टेड, लेकिन इसके बाद फिर से लिखा है डिविडेंड जो है अब ग्रो करेंगे 7.5%। तो याद रखें यहाँ पे इसको D0 मान के चलना है। यही एक अलग से अलादीन का चिराग है ना, जहाँ पे वो नॉर्मल जो हमने चीजें लिखी थी वो फॉलो नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू पे लिखा है, लेकिन उसका अलग से फिर से बोला कि डिविडेंड ग्रो करेंगे इस पर, इससे, तो इसलिए यहाँ पे इसको D0 मान के चलना है, ठीक है ना। तो आपको क्या पूछा सबसे पहले, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न अज्यूमिंग दैट डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलॉन्ग विद अर्निंग्स एट 7.5%। मतलब क्या है, वो आपको यहाँ पे KE निकालने बोल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न, मतलब KE निकालने को बोल रहा है पहले पॉइंट में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस फ्रॉम 6 की अगर मैं बात करूँ, तो पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना, मतलब KE बोलते हैं कि देखो हमने बोला था ना कि D1 होता है, सॉरी P0 होता है D1/KE-G, याद है क्या, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अब यही चीज़ जो है हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं कि KE, चैप्टर 4 में पढ़ते हैं कि गॉर्डन मॉडल से KE निकाल सकते हैं D1/P0
प्लस जी। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, इससे ही ये बना है, या हम बोल सकते हैं इससे ये बना है, एक ही बात है, ठीक है ना। जैसे समझो अगर मुझे यहाँ पे P0 निकालना तो कैसे होगा, तो मैं बोलूँगा भाई KE माइनस जी इज इक्वल टू D1 अपॉन P0, और अभी P0 इधर ला लिया, P0 विल बी D1 अपॉन KE माइनस जी। तो ये जो फॉर्मूला है ना भाई, ये जो फॉर्मूला है ना, ये और ये दोनों सेम ही है, दोनों भाई है फॉर्मूलास। यहाँ पे P0 निकाल रहा हूँ, यहाँ पे K निकाल रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है ना। तो अभी मुझे K निकालना है और गॉर्डन का डेटा दिया है, तो क्या करूँ, D1 अपॉन P0 प्लस जी। लेकिन क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे D0 मानना जो क्वेश्चन में दिया है, इससे D0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन 1460 अभी प्राइस दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, प्लस आपका ग्रोथ रेट, तो आपका 8.97% क्या है K। अब ध्यान दो, इसमें प्रॉब्लम आती है आपके सेकंड वाले पॉइंट में। बोलते इट इज एक्सपेक्टेड दैट आरटी लिमिटेड विल अर्न अबाउट 10% on retained earnings and shall retain 60% of the earnings. In this case, state whether there would be any change in the growth rate and cost of equity. तो अब क्या बोल रहे हैं कि समझो अगर ऐसा हो कि हमारी अर्निंग 10% की हो आर, और हमारा रिटेंशन रेशियो समझो 60% हो। अगर ऐसा होगा तो क्या ग्रोथ रेट में चेंज होगा, और क्या इससे के जो अभी निकाला उसमें कोई चेंज होगा क्या? द आंसर इज यस। अगर मेरा आर 10% होता, रिटेंशन रेशियो 60% होता, तो बी इंटू आर 60% इंटू 10%, आंसर आएगा 6%। अगर ऐसा डेटा होता तो क्या होता, तो मेरा जो ग्रोथ रेट है, जो नया ग्रोथ रेट है वो आता 6%। अब अगर ग्रोथ रेट चेंज होगा तो हमने ये ग्रोथ रेट को ही तो यूज करके के ही निकाला था, तो ग्रोथ रेट चेंज होगा तो ऑब्वियसली के भी चेंज होगा ही। लेकिन अब अगर हम ऐसा बोलते हैं, उसने क्या बोला कि समझो अगर ये हमारा आर होता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अगर रिटेंशन रेशियो होता अगर, तो नया ग्रोथ रेट क्या होगा भैया 6%। नया के क्या होगा, मैं सिंपली यहां पे 6% अगर डाल दूं तो क्या नया के आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं रिटेंशन रेशियो अगर ये ले रहा हूं तो मेरा डीपीआर हो जाएगा 40%, करेक्ट। इसके हिसाब से यहां पे डिविडेंड की वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि समझो नया रिटेंशन रेशियो है 60%, नया आर है 10%, तो ग्रोथ रेट तो चेंज होगा ही, तो क्या के भी चेंज होगा क्या? हाँ। और चूंकि रिटेंशन रेशियो यहां पे हम अलग से अभी देख रहे हैं, तो ये रिटेंशन रेशियो जो है इसके वजह से यहां पे डिविडेंड का जो वैल्यू लिया था वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए, बोलते नाउ ड्यू टू द चेंज इन रिटेंशन रेशियो डीपीएस विल ऑल्सो चेंज। तो अब नया हमें डीपीएस निकालने के लिए नया वाला क्या करना पड़ेगा, हमें पुराना ईपीएस क्या था पहले वो निकालना पड़ेगा। मतलब बोलते क्या हुआ ना, हम 10% से कमा रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि हमारा ना एक्सपेक्टेशन चेंज कर सकते कभी भी, पर हमारा आर कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों? अरे आर क्या बताता है एक्चुअल में किस रेट से कमाया, ये आर होता है। तो आर अगर 10% है तो ये चेंज नहीं होता, आर 10% तो 10% होगा पहले भी, ये अज्यूम करना सही है। लेकिन के जो है ये हम कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है, समझे क्या? तो बोलते हैं अब देखो, मुझे नया डीपीएस निकालना है, नया डिविडेंड पर शेयर निकालना है इस रिटेंशन रेशियो के हिसाब से। तो इसके लिए मुझे पहले जो अर्निंग पर शेयर था कितना था पहले वो निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलते देखो हमारा पुराना ग्रोथ रेट क्या था, 7.5% क्वेश्चन में दिया है पुराना ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैसे आता है, बी इंटू आर करके। अब आर क्या होगा, अगर अभी 10% है तो पहले भी 10% होगा, ये अज्यूम करना इज लॉजिकल। तो हमारा पुराना ग्रोथ रेट था 7.5%, राइट। तो बी इंटू आर, आर कितना था अभी 10 है तो पहले भी 10 ही होगा, अज्यूम करेंगे, तो मेरा बी पुराना रिटेंशन रेशियो आ जाएगा कितना, 75%। अच्छा, मतलब कि मैंने जो पहले ये 20 रुपए का डिविडेंड बांटा था ना, उस समय मेरा रिटेंशन रेशियो 75% था, ऐसा। मतलब मैंने 20 रुपए का डिविडेंड बांटा, ठीक है ना, मेरा रिटेंशन रेशियो 75% था, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, 25%। मतलब कि मेरा कुछ अर्निंग पर शेयर था, इसका 25% जो है ना, मेरा डिविडेंड पर शेयर है 20 रुपए, तो मेरा अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 25%। मतलब 80 रुपए का मेरा क्या था, अर्निंग पर शेयर पहले हुआ करता था। मेरा ओल्ड ईपीएस क्या है, 80 रुपए पर शेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे पास क्या आ गया, 80 रुपए पर शेयर आ गया, ठीक है। अब मेरा जो
समझा ना, 80 रुपये पर शेयर आ गया। अब क्या है, मेरा नया डीपीआर जो है, बोलते हैं नया डीपीआर नए रिटेंशन रेशियो से आएगा। बोलते हैं नाउ न्यू डीपीआर विल बी 100% माइनस न्यू रिटेंशन रेशियो। 100% माइनस 60% से आ जाएगा 40%। तो अगर मेरा ईपीएस है 80 रुपये, मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है 40%, तो मेरा नया डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा मेरा, बताओ 32। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे गड़बड़ की है। उन्होंने क्या किया, ये 32 आया ना, मतलब पहले जो 20 था इसके कंपैरिजन में भी 32 आया है, तो इसको D0 लेना चाहिए था, पर इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ किया है, इस 32 को D1 लेके सॉल्व किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना पड़ेगा एडजस्टमेंट। यहाँ तक तो आपका आंसर आ जाएगा 32। अब इसको D0 मानू या D1 मानू, टेक्निकली टेक्निकली क्या बताइए, टेक्निकली ये D0 होना चाहिए था और इसको नए ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करके निकालना चाहिए था आंसर, पर इंस्टीट्यूट ने इसको D1 मान के सॉल्व किया है। तो ठीक है, तो हमारा नया डीपीएस आ गया 32, इसको D1 अपॉन P0 प्लस जी करके हमारा नया के निकाला 8.19%। तो ये इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ की है, पर इसको एज इट इज आप याद रखना पड़ेगा आपको कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो आपका आप नया डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं ना, उसको D1 इन्होंने अज्यूम किया है, जबकि D0 होना चाहिए था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है बात? ठीक। तो ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स को बहुत ही तंग करता है। राइट ओके। अच्छा, अब लास्ट चीज देखेंगे। हाँ, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8 और 9 एक बार आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8 और 9 देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये भी। बोलते हैं एच, मिस्टर एच इज करंटली होल्डिंग 1 लाख शेयर्स ऑफ एच एम लिमिटेड। करंटली द शेयर ऑफ एच एम लिमिटेड इज ट्रेडिंग एट 50 रुपीज पर शेयर. Mr. A has a policy to reinvest the amount of any dividend received into the share back again. If HM Limited has declared a dividend of 10 rupees per share, determine the number of shares that Mr. A would hold after he reinvests the dividend in the shares. क्या बोल रहे हैं, तो मिस्टर एच करके एक बंदा है जिसके पास HM लिमिटेड के कुछ शेयर्स हैं जो अभी 50 रुपए पर शेयर, जिसका प्राइस अभी चल रहा है फिलहाल। ठीक है, 1 लाख शेयर इसके पास ऑलरेडी है। ठीक है ना, अब मिस्टर एच क्या बोलता कि अगर समझो कंपनी से कभी भी डिविडेंड का पैसा मिलेगा ना, वो पैसों से फिर से मैं नए शेयर खरीद लूंगा वही कंपनी के। तो अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि समझो अभी शेयर का प्राइस 50 रुपए चल रहा है और कंपनी ने जस्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 रुपए का, तो ये 10 रुपए के डिविडेंड से पर शेयर हमें कुछ पैसा मिलेगा, वही पैसों से मैं फिर से नए शेयर खरीदूंगा यही कंपनी के, उसे री इन्वेस्ट करूंगा। तो ये डिविडेंड का पैसा मिलने के बाद उसे जब री इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद मेरे पास कंपनी के कितने शेयर होंगे, ये सवाल है। ठीक है, अब ध्यान दो। मेरे पास ध्यान दो। मेरे पास 1 लाख शेयर है, मिस्टर एच के पास 1 लाख शेयर है। अभी डिविडेंड डिक्लेयर कितना हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 10 रुपए पर शेयर, मतलब कि हर एक शेयर पे 10 रुपए मिलेगा, मतलब 10 लाख रुपए मुझे रिसीव हो गए डिविडेंड के तौर में। अब मैं क्या करूंगा, यही पैसों से नए शेयर खरीदूंगा, लेकिन अब ध्यान देना, शेयर प्राइस पहले 50 था और जस्ट डिविडेंड 10 रुपए का डिक्लेयर हुआ, मतलब कि ये शेयर प्राइस हो जाएगा आपका कम डिविडेंड प्राइस, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही डिविडेंड डिविडेंड आपका डिक्लेयर हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताओ बताओ जल्दी, ये हो जाएगा आपका कम डिविडेंड प्राइस, मतलब कि इस प्राइस में डिविडेंड का इफेक्ट इंक्लूड होगा, ऐसा अज्यूम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद, जब डिविडेंड पे हो जाता है, उसके बाद मेरा एक्स डिविडेंड प्राइस जो है वो बचेगा 40 रुपए। तो याद रखें, तो ये जो हमें दिया क्वेश्चन में कम डिविडेंड प्राइस है, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा एक्स डिविडेंड प्राइस विल बी कम डिविडेंड प्राइस माइनस डिविडेंड पर शेयर। तो बोलते हैं 50 माइनस 10 तो 40 रुपए, मतलब डिविडेंड पे करने के बाद शेयर प्राइस 40 रुपए ही बचेगा। मतलब कि डिविडेंड जब पे कर दिया तो एच को कितना मिला, 10 लाख रुपए। अब इससे वो जब शेयर खरीदने जाएगा तो अब शेयर एक मिलेगा, शेयर 40 रुपए का। अच्छा, तो 10 लाख डिवाइड बाय 40 कितना हो जाएगा, 25,000 शेयर इसको और मिलेंगे। इसके पास ऑलरेडी शेयर कितने थे, 1 लाख शेयर्स, अभी और कितने खरीदे, 25,000। तो डिविडेंड मिलने के बाद शेयर कितने हो जाएंगे टोटल, 1,25,000 शेयर। याद रखें, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8 का ये सोल्यूशन है, ये लीजिए। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी चेक करो।
वीडियो को लाइक ठोकेंगे जल्दी अगर यहाँ तक बात क्लियर। कम ऑन गाइस, यस। क्या बात डन है क्या? वीडियो को लाइक ठोके जल्दी अगर यहाँ तक बात डन है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लियर है? प्रैक्टिस राउंड 9 पाएंगे, राइट? प्रैक्टिस राउंड 9 चेक करें प्लीज। ओके, बोलते सर क्या हमने आपने जो पहले प्रैक्टिस फॉर्म 6 बताया, क्या इसमें हम यहाँ पे इसको ये 32 को D0 लेके सॉल्व कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से भी वैसे ही होना चाहिए था, पर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे गड़बड़ की है, तो आप भी इसको कंटिन्यू करो। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट आगे सजेस्टेड में इसी प्रकार से सॉल्व करेगा। और मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये आपको लग रहा ना अभी का क्वेश्चन है, जब मैं सीए फाइनल में था, तब ये डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर हमारे सीए फाइनल के सिलेबस में था उस समय, और उसमें भी यही सेम क्वेश्चन करवाते थे, और उसमें भी यही सेम गड़बड़ तब से चलते आ रही है जब मैं सीए फाइनल में था। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? तो इसमें इसको D1 लेके ही चलना है। ठीक है, चलिए छोड़े, वापस आइए। प्रैक्टिस फॉर्म 9 पाएंगे, आइए। यस, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, है ना? फिर मतलब थोड़ा सा ही बचा है, ध्यान दो। बोलते हैं आपको डीजी लिमिटेड का डेटा दिया, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है? 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स। अर्निंग पर शेयर है 25 रुपए, पीई रेशियो है 20 रुपए, बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? 400 रुपए। मुझे बताए बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? बैलेंस शीट, ठीक है ना? तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, फिर फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, यहाँ पे करंट लायबिलिटी, ठीक है ना? क्या बैलेंस शीट बन गई? डन। समझो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 2 लाख, तो टोटल क्या हो गया? 15, 25, ये समझो 18 लाख, ये 12 लाख। बैलेंस शीट बन गई, क्लियर? बुक वैल्यू पर शेयर बोलता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये होता है बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, दिस इज माय बुक वैल्यू पर शेयर। तो समझो मेरा 10 लाख प्लस 5 लाख अपना रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय, समझो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 1 लाख, तो 1 लाख शेयर्स है, ठीक है ना? तो वैसे 10 रुपए फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पर शेयर क्या है? 10 रुपए, है ना? 1 लाख शेयर्स है, 10 लाख टोटल वैल्यू, 1 लाख शेयर्स है, तो 10 रुपए पर शेयर फेस वैल्यू। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? 10 लाख प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, मतलब कि 15 रुपए पर शेयर। आपको समझा गया? तो बुक वैल्यू पर शेयर में रिजर्व एंड सरप्लस को भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये भी पैसा है किसका? इक्विटी वालों का ही है। तो रिजर्व्स को कंसिडर करके वैल्यू क्या है शेयर की, वो बताते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो फेस वैल्यू में सिर्फ इसका ही वैल्यू ले रहे हैं, बुक वैल्यू में इन पूरे इक्विटी का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, तो बुक वैल्यू पर शेयर 400 रुपये पर शेयर दिया है। अब कंपनी सोच रही है कि हम रीपर्चेस करेंगे 25,000 शेयर्स एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, कि अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है ना, उस प्राइस पे रीपर्चेस करेंगे। बोलते हैं अब रीपर्चेस करने के बाद हमारा नया बुक वैल्यू पर शेयर क्या होगा, वो बताओ। राइट, अब सर हमारा प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस क्या है? क्वेश्चन में दिया है, कहा? बोलते हैं अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई करो पी रेशो से, तो 25 इंटू 20 करोगे तो आपको पता चलेगा कि 500 रुपए है मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर, करंट प्राइस, है ना? 25 इंटू 20, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, डन है? बोलो जल्दी, है ना? अब ध्यान दो, ठीक है ना? आ गया 500 रुपए। अब ध्यान दो क्या बोल रहा हूं। आई होप आपको पहले तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, ये हम वैसे चैप्टर में 3 में पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, हम चैप्टर में 3 में इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए इधर वापस। तो अब क्या बोलो, सुनिए। तो अब मैं 25,000 शेयर रीपर्चेस करने वाला हूँ, किस रेट से? जो करंट प्राइस चल रहा है उस पर, इंटू 500, है ना? तो 25,000 इंटू 500 कितना होता है? ये आ रहा है 1,25,00,000 रुपए। इतने रुपए मेरे जो है ये माइनस, अच्छा ये कम हो जाएंगे, ठीक है ना? समझो बात, ये क्या है? ये जो पैसा है मैं कहाँ से दूंगा? तो मेरे पास जो रिजर्व्स वगैरह पड़े हैं, इक्विटी की वजह से जो पैसा आया है, उससे ही ये पे कर पाऊंगा। करेक्ट है बात? यस। अब सुनो ध्यान से, ये रुपये मैं क्या कर रहा हूं कंपनी में, इतने रुपए के शेयर बायबैक कर रहा हूं, रीपर्चेस कर रहा हूं। ये रीपर्चेस करने के बाद अब बुक वैल्यू क्या होगा वो बताओ। बोले समझ, देखो हमारी पहले बुक वैल्यू क्या थी? बोले 400 रुपए पर शेयर, 1 लाख शेयर्स थे, तो 1 लाख इंटू 400 कितना होता है? 4 करोड़।
तो पुरानी बुक वैल्यू थी हमारी कितनी, 4 करोड़, यस और नो, चेक करो। पुरानी बुक वैल्यू क्या थी हमारी, पुरानी बुक वैल्यू क्या थी, 4 करोड़, है ना। ये बुक वैल्यू के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल का भी वैल्यू इंक्लूड है, इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस का भी वैल्यू इंक्लूड है, समझ रहे क्या बात। तो ये 4 करोड़ है टोटल बुक वैल्यू शेयर्स की, 1 लाख शेयर्स की, ठीक है ना। अब इसमें से ही मैंने 1 करोड़ 25 लाख रुपए पे कर दिए, कितने शेयर्स के लिए, 25,000 शेयर्स के लिए। तो पहले 1 लाख शेयर्स थे जिसकी बुक वैल्यू 400 करोड़ थी, अब 75,000 शेयर ही बचे हैं मेरे पास, क्योंकि 25,000 बायबैक कर लिए, और अब 75,000 शेयर की बुक वैल्यू कितनी बचेगी, 400 करोड़, सॉरी 4 करोड़ माइनस 1.25। तो दिस इज द बैलेंस बुक वैल्यू, जो बैलेंस 75,000 शेयर की हमारी बचेगी। तो 4 करोड़ माइनस 1.25 करोड़ मतलब 2.75 करोड़ डिवाइड बाय 75,000 शेयर्स, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है ये। तो 2 करोड़ 75 लाख डिवाइड बाय, है ना, 75, आपका 75,000 आपके शेयर्स, ठीक है ना। तो आपका बुक वैल्यू पर शेयर बचे, नया वाला आएगा 366.67 पर शेयर, एकदम सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे इसको सॉल्व इस तरीके से करना है, बस दैट्स इट, सॉल्व ऐसे करना है, ठीक है, डन है बात, क्लियर हो गया। आइए अब लास्ट चीज जो मैं बोल रहा था बचा है, वो है आपका ट्रेडिशनल मॉडल, है ना, ध्यान दो। तो ट्रेडिशनल मॉडल दो है आपका, ग्राहम एंड डॉड एंड लिंटर मॉडल। ध्यान दो, ग्राहम एंड डॉड बोलता है, बोलते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि पीई रेशो इनटू अर्निंग पर शेयर, इससे आ जाता है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब पी रेशो क्या है, ये एक मल्टीपल है, मल्टीपल, मतलब अगर समझो अगर पी रेशो है 3 टाइम्स, तो अगर अर्निंग पर शेयर 10, तो 10 इंटू 3 30 हो जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर। अगर अर्निंग पर शेयर है 20, तो 20 इंटू 3 60 रुपये हो जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर। तो पी रेशो एक प्रकार का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो वैसे ही बोलते हैं कि जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर का मल्टीपल है आपका क्या, मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब इस पे पी रेशो मल्टीप्लाई किया तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाता है, राइट। लेकिन ग्राहम एंड डॉड ने क्या बोला, ग्राहम एंड डॉड ने बोला कि आप सिर्फ अर्निंग पर शेयर को मल्टीपल से मल्टीप्लाई मत करो, बोले किसी भी शेयर का जो प्राइस है ना, वो 2 चीजों से डिटरमिन होता है, डिविडेंड पर शेयर से भी एंड अर्निंग पर शेयर से। और बोले डिविडेंड पर शेयर को तुम्हें क्या बताइए, डिविडेंड पर शेयर को तुम्हें जितना इसको वेटेज दे रहे हैं ना, उसका 1/3 वेटेज अर्निंग पर शेयर को देना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। मतलब कि तुम बोलो डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर अपॉन 3, जितना इसको दिया ना, इसका 1/3 वेटेज इसको देना है। तो डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर अपॉन 3, अब इसको मल्टीप्लाई करो एक मल्टीपल से, तो आपको मार्केट प्राइस पर शेयर मिलेगा। ये थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है, इसके हिसाब से ये प्राइस होनी चाहिए, ये पुराने जमाने का तरीका है। सर क्या यहाँ पे ये एम पीई रेशो है क्या, नहीं, ये पीई रेशो जैसा एक नंबर है जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। तो सिंपली आपको क्वेश्चन में सब डेटा दिया रहेगा, है ना, समझो आपको क्वेश्चन में सब दिया है, बोले प्राइस निकालो ग्राम एंड डॉट से, या आपको क्वेश्चन में प्राइस देंगे, आपको क्वेश्चन में प्राइस देंगे और ये चीजें देंगे, बोलेंगे कैलकुलेट एम, आप समझे क्या क्या बोल रहा हूं ऐसा। तो ये क्या, ये एम क्या है, मल्टीप्लायर, क्या ये पी रेशो है, नहीं, ये पी रेशो जैसा एक नंबर है, बस दैट्स इट, है ना। फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी, कम ऑन, व्हाट इज द फॉर्मूला, बोलते हैं P0 इज इक्वल टू एम इंटू डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय 3, दैट्स इट, बस इतना फॉर्मूला बस याद रखना है। ग्राहम एंड डॉड मॉडल। वैसे आता आपका लिंटर मॉडल, लिंटर मॉडल में हम प्राइस नहीं निकालते, यहां पे निकालते कि आने वाले साल में डिविडेंड हमें कितना पे करना चाहिए, ये निकालते हैं लिंटर में। लिंटर मॉडल बोलता है कि भाई देखो D1 आने वाले साल का डिविडेंड कितना होना चाहिए, बोलते देखो भाई D1 इज इक्वल टू D0 प्लस अर्निंग पर शेयर इंटू टारगेट DPR माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। ये क्या बोलता है कि देखो हमारे कंपनी की अर्निंग्स जो है बेटा वो बहुत ही वॉलेटाइल होती है, कैसे होती है, वॉलेटाइल, कभी अर्निंग ज़्यादा होती, कभी कम होती, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती। अब क्या होता है ना, सुनो ध्यान से, जब तुम्हारे कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा थी ना, अगर तुमने तब डिविडेंड बहुत ज़्यादा बांट दिया, डिविडेंड पर शेयर बहुत ज़्यादा बांट दिया, तो अगले साल लोगों की एक्सपेक्टेशन एकदम से बढ़ जाती है। अब समझो तुमने जिस साल ज़्यादा पैसा कमाया, तुमने बहुत डिविडेंड बांट दिया, अगले साल ही तुम्हारा अर्निंग एकदम से कम हो गया, और अब अगर तुम डिविडेंड पर शेयर एकदम से बहुत ज्यादा कम पे करोगे, तो इससे एक नेगेटिव सिग्नल जाता है मार्केट में और शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे। अच्छा, उनकी प्लानिंग भी गड़बड़ हो जाएगी,
है ना, शेयर होल्डर ने सोच के रखा था कि यार इतना तो डिविडेंड मिलेगा ही, इसके हिसाब से डिविडेंड पहले दिया था उतना तो मिलेगा ही, पर तुम अगले साल ही एकदम कम डिविडेंड दे रहे हो, मतलब कभी डिविडेंड एकदम ज्यादा दे दिया, कभी एकदम से कम दे दिया। ऐसी हरकतें मत किया करो। तुम इस बात को पहले एक्सेप्ट करो कि अर्निंग में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये समझो इस बात को। तो इसलिए जब तुम्हारा अर्निंग बहुत ज्यादा होता ना, तो एकदम से डिविडेंड बहुत ज्यादा बांटना भी नहीं, ताकि जब अर्निंग्स कम हो तो एकदम से बहुत कम ना करना पड़े ऐसा। तो बोलते हैं कि अर्निंग्स में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए पहले से ही प्लानिंग करके चलो। तो हमें आने वाले साल में कितना डिविडेंड देना चाहिए, अंधाधुंध डिविडेंड मत बांटना। बोलते एक काम करो, बोले समझो कि तुम्हारा अर्निंग पर शेयर है, एग्जाम्पल तुम्हारा अर्निंग पर शेयर है 50 रुपए, और तुम्हारा टारगेट डीपीआर, तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम जो है ना 60% जो है डिविडेंड बांटना चाहते हो। 50 का 60% कितना होता है, बोले हम चाहते हैं कि हम 30 रुपए का डिविडेंड बांटे। तो ये क्या बोलता लिंटर, अरे ढोकले रुक जा, ऐसा मत कर। लिंटर बोलता है काम कर, तू पहले ये बता तूने पिछले साल कितना डिविडेंड दिया था। बोले सर हमने ना पिछले साल डिविडेंड दिया था 15 रुपए। अच्छा एक काम कर, तू 15 से एकदम 30 देगा ना तो तेरे शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो एक काम कर, तू पहले D0, ठीक है ना, पिछले साल जो डिविडेंड दिया ना अगले साल इससे ज्यादा ही देना ताकि ग्रोथ दिखे, ठीक है ना, ताकि शेयर होल्डर को अच्छा लगे। तो पिछले साल 15 दिया ना, इस साल 15 से ज्यादा दे, लेकिन एकदम से 30 मत दे, रुक जा एक मिनट। बोले देख इस साल तेरी अर्निंग कितनी हुई, बोले इस साल मेरी अर्निंग हुई है 50 रुपए, इनटू तू कितना पे करना चाहता है, बोले 60% सर, है ना, तो टारगेट डीपीआर तो इनटू 60%, तो मैं 30 रुपए पे करना चाहता हूं। अच्छा ये पिछले साल के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, बोले -D0। बोले पिछले साल के कंपैरिजन में पहले भी 15 दे रहा था, अब और 15 दे रहा हूं उसमें। तो बोलते ढोकले एकदम से पिछले साल 15 दिया था, इस साल फिर से और एडिशनल 15। अरे मेरे भाई एकदम से 30 रुपए दे देगा, तेरे शेयर होल्डर ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते एक एडजस्टमेंट फैक्टर से, ये क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा इसका, समझो एडजस्टमेंट फैक्टर है 30%। बोले तू जितना एडिशनल डिविडेंड देना चाहता था ना पिछले साल के कंपैरिजन में, ये इतना पूरा एक साथ मत दे, इसका 30% ही दे फिलहाल। अच्छा तो 15 + 15 का 30% कितना हो जाएगा, 4.5, मतलब कि 19.5 का ही तू डिविडेंड बांट नेक्स्ट ईयर में। इससे क्या होगा ना, तेरे शेयर होल्डर एकदम से ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू नहीं कर देंगे। तो पहले जब तू अभी एकदम से 30 रुपए देने वाला था ना, ऐसी हरकतें मत करना, तू ये वाला डिविडेंड दे। समझा क्या क्या बोल रहा, कमॉन जल्दी फास्ट। तो क्या है फॉर्मूला, बोलते हैं लिंटर मॉडल क्या बताते हैं, आने वाले साल में डिविडेंड कितना पे करना चाहिए। तो क्या बोलते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा ही दो, D0 प्लस अर्निंग पर शेयर इंटू टारगेट डीपीआर माइनस D0, मतलब कि अब तू करंट ईयर में एडिशनल कितना देना चाहता है, ये पूरा एडिशनल मत दे देना, इसको मल्टीप्लाई कर एक एडजस्टमेंट फैक्टर से जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। सिंपल है बात। तो क्वेश्चन में पूरा डेटा दिया रहेगा, बोलेगा कैलकुलेट D1 एज पर लिंटर मॉडल, या क्वेश्चन में आपको समझो ये सब दिया है, आपको बोलेगा टारगेट डीपीआर निकालो लिंटर मॉडल के हिसाब से। समझा गया है। या तो क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, बोलेगा कैलकुलेट एडजस्टमेंट फैक्टर और लिंटर मॉडल, एडजस्टमेंट फैक्टर का वैल्यू परसेंटेज फॉर्म में होता है, याद रखें। क्लियर है बात। यहां पे आपका अच्छा ये भी देख लो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, डिविडेंड रेट जो है किस पे होता है, ये फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है ना। देन डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, टोटल इक्विटी डिविडेंड अपॉन नंबर इक्विटी शेयर, या फेस वैल्यू पर शेयर इंटू डिविडेंड रेट, या अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट रेशो, ठीक है। अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है, टोटल इक्विटी डिविडेंड अपॉन EPS, या डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, या 100% माइनस रिटेंशन रेशियो, है ना। ये मैंने आपको वैसे तो स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके FM चैप्टर 8 का एकदम धांसू रिवीजन होता है समाप्त। क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको रिवाइज करवाया है। जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, हेल्पफुल लगा है नहीं, और आप ऐसे और सेशंस चाहते हैं या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। अपने सारे फ्रेंड्स को हमारे क्लासेस के बारे में जरूर बताएं। यू कैन एनरोल फ्रॉम ultimatec.com, और सिर्फ हमसे ही नहीं, आप जो है पूरी की पूरी हमारे सी इंटर की टीम से पढ़ सकते हैं, है ना। एंड अल्टीमेट सी से हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड थैंक यू गाइस, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। सो थैंक यू गाइस,
एंड बहुत जल्द एसएम का भी ज़बरदस्त मैराथन लेके आ रहा हूँ, तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। मिलते हैं गाइस हमारे अगले सेशन में, ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा है, ठीक है ना। बाय।